पेशाब करेंगे तो फिर डेयरी फार्मिंग छोड़ देंगे, है ना। डेयरी फार्मिंग में सिर्फ चारे का खर्चा नहीं होता है, पशु साइड में आपका लाइट भी लगेगा, पानी भी लगेगा, साथ में दवा भी उसको देना है, दवाई भी करवाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम उसमें काम करते हैं सुबह से शाम तक, है ना, एक साथ 5 से 6 घंटा तो डेयरी में देते हैं एनिमल के लिए, वो हमारा लेबर कॉस्ट है, वो कभी काउंट नहीं करते वो, और अगर काउंट करने जाएंगे तो माइनस में जाएगा हमारा घाटा। ठीक है, हम यही डिस्कस करेंगे कम से कम चारे में या कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, है ना। क्या क्या चीज़ होगी कि जहाँ पे हम कॉस्ट कम करेंगे हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा प्लस आपका स्थिर रहेगा, अगर चल रहा है तो घटेगा नहीं, है ना। अभी डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, जो खर्चा आता है दूध उत्पादन का 70% खर्चा किससे जाएगा, आपका फीडिंग कॉस्ट पे जाता है ना। फीडिंग कॉस्ट में भी 2 तरह का होता है, तो कंसंट्रेट होता है फीड और दूसरा रफेजेस मतलब हरा चारा आ गया, सूखा चारा आ गया। कंसंट्रेट में आपका क्या आता है, केटल फीड आ गया, है ना, कॉटन ऑयल केक हो गया, खल बोलते हैं महाराष्ट्र में, क्या बोलते हैं ढेपी भी बोलते हैं, तो वो भी होता है आपका केटल फीड और ढेप या खल। ये तो इसका क्या है, फिक्स कॉस्ट है, इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। कम ज़्यादा हम कहाँ कर सकते हैं, हरे चारे में। सूखे चारे का रेट पता क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कितना, 2 रुपये से 3 रुपये सूखा चारा। ₹5 से 6 रुपये पर किलो। और हरा चारे का कोई आइडिया है कि हरा चारा बिकता है क्या आपके यहाँ पर, मतलब अगर किसी को खरीदना है तो हरे चारे का रेट पता है क्या, हरे चारा मार्केट में बिकता है आपके यहाँ पर, नहीं बिकता, अपना खुद का प्रोडक्शन करके अगर सेल करें तो क्या रेट पे आ जाता है, 2 रुपये किलो। आप लोग हरे चारे में साल भर क्या क्या खिलाते हैं, वो तो अगर खुद का प्रोडक्शन है तो आपका 1 रुपये से 1.5 रुपये इससे ज़्यादा मिल जाएगा, बाहर से खरीदेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। हरे चारे में क्या क्या लगाते हैं आप लोग, क्या लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं क्या, नहीं चीनी लगाते हैं ना, वो 3 बार कटेगा बार और सूखे चारे में चले जाता है जी, सूखे चारे में आप मक्का और नेतर ही लगाते हैं, और नेतर आपका तो साल भर कटिंग चलते रहता है इसका, है ना। बर्फी दलानी चारे में लगाते हैं, रज का नहीं लगाते, क्या बोलते हैं उसको महाराष्ट्र, लहसुन लगाते हैं, अभी ये चारा साल भर लगाते हैं ना। हरे चारे में भी क्या ना 2-3 प्रकार की अलग अलग खेती होती है। एक हरा चारा ऐसा होता है जिसमें आपको पशु का एनर्जी ज़्यादा मिलती है, एक हरा चारा ऐसा है जिसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। इसलिए हम पशु का अगर संतुलित आहार की बात करें, राशन बैलेंसिंग की, तो पशु चारे में या पशु आहार में ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रोटीन भी मिलना चाहिए और एनर्जी वाला सोर्स भी मिलना चाहिए। बाकी मिनरल्स और विटामिन जो है वो हरे चारे से पूर्ति हो जाती है, उसकी दिक्कत नहीं है। मेन हमारा क्या होता है इंग्रेडिएंट, प्रोटीन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जिसे बोलते हैं। तो जो चारा हम ये लगा रहे हैं इसमें हमें सिर्फ एनर्जी मिलेगी ज़्यादा, प्रोटीन इसमें 9 से 10%, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है ना।
पशु से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन लेना है, उसका बॉडी ग्रोथ अच्छा रहे, हेल्थ अच्छी रहे, तो हमें प्रोटीनियस सोर्स में जाना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहाँ पे लहसुन घास प्रोटीन के लिए अच्छा होता है। एक हरा चारा और होता है जिसे आप लोग हरा चारा नहीं बोलते हैं, सब्जी के लिए लगाते हैं उसे ना, में चोड़ी के नाम से आता है। चोड़ी क्या बोलते हैं? बरबटी है ना। वो चारे में आप लोग लगाते हैं, उसको नहीं लगाते हैं। वो चारे में भी बहुत अच्छा है, प्रोटीन का एक सोर्स है। उसमें 15 से 16% आपको प्रोटीन मिल जाता है ना। और महाराष्ट्र के लिए अच्छा है हरे चारे में। अगर लहसुन घास नहीं लगा पा रहे हैं तो जैसे नेपियर लगाते हैं ना, नेपियर के बीच में जो खड़ी जगह उसमें चोली लगा सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे हरे चारा कितने प्रकार का अलग अलग, ये तो हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। हमारे भारत में 190 प्रजातियां हैं जिन पर काम होता है चारे। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चाहिए, क्या कह रहा है पहला लाइन कि अगर एक वयस्क एनिमल है ना, तो अगर उसका 10% बॉडी वेट के हिसाब से हमें हरा चारा देना है, तो वो 10% बॉडी वेट के हिसाब से हरे चारे में 2/3 लेग्यूम वाला होना चाहिए। लेग्यूम मतलब दलहनी चारा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिले, और 2/3 एनर्जी वाला होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जिससे पशु को ऊर्जा ज़्यादा मिले काम करने के लिए। नंबर 2 लाइन क्या बोलता है, अगर कोई वयस्क एनिमल है जिसका बॉडी वेट 400 किलोग्राम, इतना होता नहीं है नॉर्मली, हमारे यहाँ पर 300-350 ही होता है, बट अगर 400 किलो का उसका बॉडी वेट है तो साल भर में उसको हरे चारे की जो रिक्वायरमेंट होगी 15 टन होगी, ठीक है। 15 टन मतलब 15,000 किलो हरा चारा उससे साल भर में चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 1 हेक्टेयर मतलब अगर एकड़ की बात करें, आपका एकड़ चलता है 1 हेक्टेयर आपका 2.5 एकड़ के बराबर हो जाएगा। 2.5 एकड़ से आपको 80 मेट्रिक टन के आसपास हरा चारा मिलेगा, है ना। और क्या बोल रहे थे, एक वयस्क एनिमल को 15 मेट्रिक टन हरा चारा साल भर चाहिए, तो कितना एनिमल इसका पाल सकते हैं? 5 एनिमल। अब मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 5 एनिमल है, 5 एनिमल के लिए आपको साल भर 2.5 एकड़ जमीन लगाना चाहिए। कोई लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, है ना। आप में से अगर कोई तैयार होकर मान भी जाता मेरी बात को कि भाई हाँ चलो सचिन बोला लगा लेंगे, किसी किसान को बोल जाएंगे तो मेरा नाम पूछ के यहाँ पे आ जाएगा मार्केट। सर हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, 1 एकड़ में 80 मीट्रिक टन हो जाएगा। नेपियर से आता है वो, नेपियर से आ है ना। नेपियर में लेकिन प्रोटीन कम है, एनर्जी कम है। हम अब आगे ये मैं इसलिए दिखाता हूँ, ये जो हम 2.5 एकड़ से 80 मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं, 80 मेट्रिक टन को लेकर हम 200-250 मेट्रिक टन पे जाएंगे। 200-250 मेट्रिक टन पे जाएंगे, साथ में सिर्फ उसका प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाएंगे। हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी साथ में क्वालिटी की बात करना है ना। क्वालिटी पे हम देखेंगे 200-250 मेट्रिक टन अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 2.5 एकड़ से, तो उसका प्रोटीन सोर्स पे जाना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, मिनरल विटामिन मिलना चाहिए, साथ ही साथ हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रहनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। हम इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप सबको पता है कि अगर हमें हरा चारा प्रोडक्शन करना है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर का क्रॉप लगाना है, मक्का, ज्वार, बाजरा या गेहूं में जाना है, धान में जाना है, तो ये चीज़ें जो हमें ध्यान रखना चाहिए, अच्छी सॉइल होना चाहिए, जल निकासी अच्छा होना चाहिए, है ना। फर्टिलाइजर का आपको प्रॉपर डोज मेंटेन करना चाहिए, पेस्टिसाइड अंधाधुंध यूज़ नहीं करना है, वो भी बैलेंस में हमें यूज़ करना है, ठीक है। नंबर 2 अच्छी किस्म की वैरायटी, नंबर 2 ये बोला इम्प्रूव वैरायटी या सीड या प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, हम आपके यहाँ डेयरी एनिमल है, कौन सा ब्रीड रखते हैं आप लोग? गाय का देसी ज़्यादा है, गाय का देसी है, HF है, जर्सी रखते हैं, क्रॉस ब्रीड रखते हैं, नहीं रखते, देसी है। देसी का प्रोडक्शन कितना मैक्सिमम 203 लीटर। उसे आप अगर जितना उसका रिक्वायरमेंट है फीड का, ठीक है, अगर उसको कितने भी डेटा फीड खिलाएं, कितना भी उसको खल खिलाएं, कितने भी अच्छा हरा चारा खिलाएं, क्या वो 2-2.5 लीटर से 15-20 लीटर तक जाएगी? नहीं जाएगी ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रीड चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रूव ब्रीड लाना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो। ऐसा ब्रीड लाना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल 25, 30, 40 लीटर दूध देने वाली हो, है ना।
अगर वो 25-30 लीटर वाली दूध देने वाली गाय का चारा अगर 2 से 3 लीटर वाली गाय को खिलाएंगे तो क्या होगा? दूध तो नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर भी सेम हमारे साथ यही होता है जब हम एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करते हैं। आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर का बैलेंस करके अप्लाई करिए, कितना भी आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का कंट्रोल कर लीजिए, कितना भी अच्छा पानी लगा लीजिए, कितनी भी अच्छी अच्छी जमीन हो, कितना भी अच्छा आप ट्रैक्टर चला के खेत की तैयारी करें, हल बखर चलाएं, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास अच्छी किस्म की हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं होगी, है ना। अगर आपने लो क्वालिटी वाला सीड यूज़ किया है ना, लोकल मार्केट से परचेज किया, लगा दिया, कितना बच्चा खेत तैयार करिए, कितने फर्टिलाइजर दिए, कितने बच्चे से पानी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा एग्रीकल्चर में वैरायटी। अगर वैरायटी आपने अच्छा यूज़ किया है, सिंपल सा अगर आप अच्छी वैरायटी यूज़ करते हैं तो 30 से 40% यील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना। आज याद रखते जाइएगा कि जब भी आप कोई भी फसल लगाएं, चाहे वो चारे वाली हो या हमारे एग्रीकल्चर से दूसरी क्रॉप, अच्छी किस्म का चारा बीजा मिलता है, ठीक है। वो वैरायटी भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वैरायटी अच्छी होती है। ये स्लाइड में एक चीज हो रहा है, पहली लाइन बोलता है सुटेबल कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन। कहने का मतलब है कि आप ऐसी वैरायटी का चयन करें जो आपके लोकल एरिया के हिसाब से सूट हो जाए। ऐसा नहीं है कि गुजरात में एक वैरायटी जिसका 250 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, महाराष्ट्र के लिए वो सुटेबल ही नहीं है। तो हमें ऐसी वैरायटी का चूज़ करना है जो हमारे लोकल एरिया, लोकल क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल वैरायटी, हमारे एरिया के लिए वो वैरायटी रिलीज की गई हो, तैयार की गई हो। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? जो हमारे आसपास कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, है ना, वो साइंटिस्ट क्या होता है ना, जब भी ICAR से कोई भी चारे की वैरायटी हो या फसल की वैरायटी हो, रिलीज करने से पहले किस एरिया में सुटेबल है, हर पूरे भारत में अलग अलग जगह लगा कर उसका ट्रायल करते हैं। तो जिस एरिया के लिए वो सुटेबल है, ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है, तभी उसे एरिया के लिए रिलीज करते हैं। जब भी आपको अगर नॉलेज नहीं है तो कृषि विज्ञान केंद्र पास में होते हैं, कॉन्टैक्ट करिए, पूछिए कि हमारे इस एरिया के लिए कौन सा सुटेबल क्रॉप की वैरायटी अच्छी है, ठीक है। फसल की हम बात करें, आप लोग मक्का लगाते हैं, तो मक्का की आपको कोई वैरायटी याद है, कौन सा बीज लगा के मक्का का ऑपरेशन कंट्रोल कहाँ से मिलता? महाबीज से। कैसा प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन अच्छा है उसका? आइडिया है कि नहीं है कुछ? बोलते हैं तो 50 टन के आसपास का हरा चारा बोलते हैं कि मिलना चाहिए, ठीक है, मिलता भी है। लेकिन अभी तक ये 3 वैरायटियाँ हैं जो चारे के लिए रिलीज की गई। इसके अलावा मक्के की तो हज़ारों वैरायटियाँ हैं, लेकिन चारे के लिए स्पेशल सिर्फ 3 ही वैरायटियाँ हैं। 3 वैरायटी में अफ्रीकन डॉल कप्पा एक वैरायटी लिखी, कितने साल पहले चली थी, अभी भी वही चल रही है ना। इसके अलावा एक वैरायटी ये भी है, ये भी उसकी भाई बहन है साथ में, पुरानी वैरायटी है, लेकिन अभी इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। हरे चारे में इनका ड्रॉबैक बस ये है कि ये टाइम ज़्यादा लेती है तैयार होने में। हरे चारे के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा 70 से 80 दिन में खेत खाली हो जाए हरे चारे का। ये वैरायटी आपका 110-120 दिन पर हो जाएगी हरे चारे की। तो हमें अभी नई वैरायटी भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैरायटी अच्छी होती है। अफ्रीकन डॉल छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी नई वैरायटी 2009 में मिली थी, प्रताप मक्का चली 6। एक वैरायटी हो रही है DMRH 1308, है ना, या DHM 117 करके वैरायटी मिली है। तो बोले अच्छी वैरायटी और प्रोडक्शन भी का अच्छा आ रहा है। में जो हरा चारा लगाते हैं, ये तो सब आपको पता है कि कितना दूर लगाना है, कितना नहीं लगाना है। लेकिन अगर चारे के लिए लगा रहे हैं तो लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे में 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। स्पेशल आप लोग सैलेड बनाते हैं क्या? सैलेड भी बनाते हैं, मूल खाद जिसको बोलते हैं, आइडिया है कुछ?
थोड़ा बहुत आइडिया होगा लेकिन बनाया नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। आपको आज दिखाएंगे भी मुर्गा कैसा बनता है। हम बात करते हैं कि ना हमारे पास हरे चारे की साल भर उपलब्धता नहीं रहती है, तो साल भर उपलब्धता कैसी बनी रहे, तो हम सैलेड बना के साल भर हरे चारे के पशु को हरे चारे की व्यवस्था करवा सकते हैं। सैलेड कुछ नहीं है, हरे चारे का ही एक विकल्प होता है। जब हमारे पास हरा चारा नहीं है तो हमने स्टोर करके रखा था, इसको हरे चारे की तरह खा सकते हैं, है ना। सैलेड बनाने के लिए अगर हमें मक्का लगाना है तो 20 किलो बीज लगेगा और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों सर उसमें इसमें इसलिए रखते हैं, ये हमें चारे के लिए खिलाना है तो ये हम 50-55 दिन तक काट के खिला देते हैं, ठीक है। प्लस इसमें हमें जरूरत नहीं कि भुट्टा तैयार हो, इसमें दाना बने। लेकिन जब हम सैलेड बनाने जाते हैं तो सैलेड बनाने के लिए हमें इसे 70 से 80 दिन पर लेकर जाना है और ऐसा चारे का बनाना जिसमें भुट्टा मिलना चाहिए। भुट्टा या दाना उसमें बन जाए तभी हमारा सैलेड अच्छी क्वालिटी का बन जाए, है ना। इसमें क्या होता है ना, फर्मेंटेशन होता है, जैसे हम दूध से नहीं बनाते फर्मेंटेशन होता है, ऐसे इसे भी लंबे समय तक संरक्षित रख सकें, साल 2 साल तक जैसे हम हरे चारे काट के इसको पैक करते हैं या लंबे समय तक ये सुरक्षित रहे, इसके इसमें फर्मेंटेशन होना जरूरी है। वो फर्मेंटेशन होता है जब उसमें दाना बना रहे, दाना रहेगा तो आपका फर्मेंटेशन अच्छा होगा, लंबे समय तक जाएगा। बोलते हैं कि आपने कभी सैलेज ट्रायल नहीं किया है, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि जब हम सैलेज खिलाना चालू करते हैं हमारे एनिमल का 1 महीने के अंदर दूध बढ़ता है। दूध बढ़ने का रीजन बस कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब सैलेज बनाया था उसमें 30% तो दाना था। मान लो अगर उसने 100 किलो का सैलेड बनाया तो 100 किलो में 30 किलो का उसको दाना मिला, 70 किलो उसको हरा चारा मिला। तो वो जो दूध बढ़ने के कारण है वो दाने की वजह से होता है। तो फर्मेंटेड हो गया है तो पशु बड़े आसानी से उसको चबा के पचा सकते हैं। एनिमल जब कुछ भी खाते हैं ना, चाहे वो हरा चारा हो, कैटल फीड हो, कोई केक हो, जब उसके आपको पता होगा उसके पेट में 4 स्टोन होता है, पहले फर्मेंटेशन होता है, फिर डाइजेशन सिस्टम में जाके वो उसका पूरा होता है। हमने क्या किया, बाहरी फर्मेंटेट कर दिया, जो एनर्जी पशु को फर्मेंटेट करने में, ग्रेन करने में लगा था, वो एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी दूध प्रोडक्शन में लेकर जाएगा या बॉडी ग्रोथ में लेकर जाता है। प्लस क्या होता है, जब हम हरा चारा लगाते हैं तो बहुत सारे टाइम क्या होता है, इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, है ना, या हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट और उसमें होता है या फंगल डिसीज होती है। तो 40 से 45 दिन के अंदर जब उसको एयर टाइट पैक करते हैं, वो प्रोसेस जब होती है इसके अंदर जितना भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो एनिमल को हार्म कर सकता है वो सारा खत्म हो जाता है। अभी इम्प्रूव वैरायटी की हम बात कर रहे थे, है ना, ये वैरायटी है जिसे हम लगा सकते हैं। पहले भी जो वैरायटी देख रहे हैं ये सारी अपनी ICAR से निकाली है, ऐसी वैरायटियाँ हैं। अभी अफ्रीकन टॉल की जगह एक नई वैरायटी रिलीज हुआ है, आनंद टॉल करके निकाली है, ये आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अगर आप में से कोई इच्छुक है ट्रायल पर्पज से लगाने के लिए तो उसका बीज उपलब्ध कराएंगे आपको, है ना। कंपेरिजन के लिए कि आप अफ्रीकन टॉल भी लगा के देखिए और आप आनंद टॉल भी लगा के देखिए, किसका प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिल जाए। इसके अलावा हाइब्रिड नेपियर की बात करें तो इसे देख रहे हैं QPM1 QPM4 क्वालिटी प्रोटीन मेज में क्या होता है, जब हरा चारा हम लगाते हैं, मैंने बोला था ना आपको, जितने भी घास वाली फसलें हैं जिनमें एनर्जी मिलती है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें प्रोटीन आपका 10% से कम होता है। ये QPM1 QPM4 ऐसी वैरायटी है जिसमें आपको 12 से 13% प्रोटीन होता है। ये IIMR लुधियाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेड रिसर्च, इसमें दोनों वैरायटी डेवलप की है, ठीक है। तो अगर किसी को ज़्यादा प्रोटीन वाला सोर्स लेना है तो ये वैरायटी में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका बीज क्या है, अभी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए नहीं होता कि थोड़े किसान तैयार ही नहीं इसका सिलेक्शन करने के लिए। धीरे धीरे उपलब्धता बढ़ाएंगे इसकी, जैसे अफ्रीकन टॉल का इजीली अवेलेबल है, सबको आसानी से मिल जाता है। सीड रेट अभी हमने डिस्कस किया था, स्पेसिंग कर दिया है, डिस्कशन भी ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम साइलेज की बात करें थे ना, मक्के की साइलेज जो बनाते हैं, साल भर हरा चारा बनाए तो मेज है इसका बेस्ट क्वालिटी का साइलेज बनाए। अगर साइलेज किसी को बनाना हो, मुर्गा बनाना है तो मक्के का ही साइलेज बनाइए।
जब आपका मक्के पे इस तरह से जब दाना आ जाता है आपका, ये दाने की अवस्था आपका 80 से 90 दिन पे आ जाती है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे सैलेड का। ये अलग अलग मेथड है कैसे सैलेड बनाते हैं। दूसरी हाइड्रोपोनिक फसल की हम बात करें, ज्वार। ठीक है, ज्वार की कौन सी वैरायटी लगाते कोई आइडिया? मोटी ज्वार कैसे है? प्रोटीन अच्छा उसका, टेस्ट में कैसी है? कम बंद अभी आप देखेंगे एनपीके का नाम आपने सुना होगा, SHG898 है ना? किसी से पूछेंगे SHG898 का नाम कोई भी बता देगा। पुरानी वैरायटियाँ चल रही हैं, चली आ रही हैं। अभी इनमें क्या होता है ना, पुरानी वैरायटी इनमें बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में इसमें फंगल डिसीज ज़्यादा आती दिखती है। इनका प्रोडक्शन भी डाउन है, क्वालिटी भी अभी इम्प्रूव नहीं है, क्वालिटी कम हो जाए। अभी लेटेस्ट नई वैरायटी आ गई है जो हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ये दो वैरायटी देख रहे हैं, कोर्टस 29 और एक CO31। ये वैरायटी तो काफ़ी पुरानी है, 2001 में रिलीज की। इसका नया वैरायटी ये रिलीज किया है, CO31। दोनों वैरायटी का इम्पोर्टेंस क्या है कि जहाँ पर पानी की कमी है, आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ के लिए बहुत अच्छी सूटेबल वैरायटी है। इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ सूरत के पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्म है, सिटी में बैंगलोर फार्म है, वहाँ पर लोगों ने ये वैरायटी लगाया था। समर में वहाँ पे 6 महीने था। समर टाइम पे क्या पूरे खेत में आग लग गया, हार्वेस्टिंग किया, खेत में आग लग गया, पूरा इसका स्टेम हो गया, इसके तने थे, सारा जल गया, खेत बिल्कुल साफ हो गया। और जैसी बारिश हुई फिर से बीज जनरेट हो गया। मतलब उधर समर टाइम पे पूरा समर में पानी नहीं मिला इसको 3 से 4 महीने, साथ ही साथ खेत में आग भी लग गया पूरा। उसके बाद भी जब बारिश का पानी आया, रेनी सीजन हुआ, ये अपने आप ग्रो हो गया पूरा। इसका ड्रॉट टॉलरेंस जो बोलते हैं ना, सूखा की मार सहन करने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है इसकी। तो ऐसे इंसान जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, 15-20 दिन के बाद पानी दे पा रहा है, ये वैरायटी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों वैरायटी, साथ ही साथ ये दोनों वैरायटी क्या है, मल्टी काइट है और बहुवर्षीय है। एक बार इसको आप लगाएंगे, साल में 5 से 6 बार इसकी कटिंग ले सकते हैं और 3 साल तक ये आपका कटिंग चलते रहता है। आपका नेपियर होता है, नेपियर भी एक बार लगाया, सालों साल चलते रहता है वो, ये आपका 3 साल तक चलेगा कटिंग। जो पुरानी वैरायटी है ना SHG898, ये उसमें समस्या आती है लीफ जो फंगल डिसीज बोलते हैं, है ना, ये मिल्क क्वालिटी को डाउन करते हैं। लालिया रोग में तो ये दो वैरायटी देखिए, 25 और SH24 में। इसके अलावा एक और नई वैरायटी अभी डेवलप हुई है, ये CSH43 में और 24 ml। ये दोनों वैरायटी बहुत ज़्यादा स्वीट है। अगर आप इसका स्टेम टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे तो आपको लगेगा आप शुगर केन टेस्ट कर रहे हैं, इतनी स्वीट है। स्वीटनेस की वजह से क्या है, एनिमल इसको बेस्ट फील करता है। आप कुट्टी करके चारा डालते हैं तो पूरा चारा खाएगा, साथ में मीठा होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें ज़्यादा है, एनर्जी पशु को ज़्यादा मिलती है। नंबर 2, हम जब साइलेज की बात कर रहे थे, मक्का सबसे बेस्ट क्रॉप है साइलेज के लिए। मक्का नहीं है हमारे पास तो साइलेज में हम ज्वार में जा सकते हैं साइलेज बनाने। अगर ज्वार का साइलेज बनाना है तो ये वैरायटी सबसे बेस्ट है। मार्केट में यही वैरायटी जम्मू गोल्ड के नाम से बिकती है, 200 से 250 रुपये पर केजी के हिसाब से। देखिए गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है सीड प्रोडक्शन, उसके तहत क्या बहुत सारी डेयरी कोऑपरेटिव में इसका सीड प्रोडक्शन कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीड अवेलेबल है। अगर आप में से कोई ज्वार लगाते हैं बरसात के सीजन में ये अभी लगाना चाहते हैं, है ना, आपके साथ कोई ऑफिसर आए आप ही है 8वां से, अगर आपको सीड डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, हमारे पास गंडारी मिलती है कर्नाटका में, है ना, और एक आंध्र प्रदेश में मिलती है, मुल्कन में मिलती है।
उसके पास ये 24 mm और 43 mm दोनों का भी अवेलेबल है, जीरो कॉस्ट है, बस आपको वहाँ से यहाँ तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले सकते हैं। मल्टी कट वैरायटी है, 3 कट हम इसके ले सकते हैं, ठीक है। 4.5 से 5 महीने की क्रॉप होती है टोटल ड्यूरेशन, और 60 से 70 मेट्रिक टन आना चाह रहा है, इससे हमें मिल जाता है। सूटेबल टाइम इसका खरीफ के सीजन में लगा सकते हैं, मतलब रेनी सीजन में, और अभी जो हमारा जायद का सीजन चल रहा है, समर सीजन, 2 सीजन इसका सूटेबल है। फरवरी में लगाएंगे, फरवरी मार्च में तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, और जून जुलाई में लगाएंगे तो हमें बरसात के सीजन में इसका अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। मेज का आप साल में तीनों सीजन में ले सकते हैं, है ना। क्या होता है ना, देखिए सीजन क्यों करता है कि बहुत सारी क्रॉप होती है, प्लांट 2 टाइप के, E3 प्लांट और C4 प्लांट, आपने अगर सुना होगा। जो C4 प्लांट होते हैं उनको डे न्यूट्री होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट कम चाहिए होती है। मक्का आपका एक ऐसी फसल है जिसको ना सनलाइट ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, उसे सनलाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में भी कर सकते हैं, विंटर में भी कर सकते हैं, और जायद में भी कर सकते हैं, लेकिन वैरायटी अलग अलग आएगी। खरीफ में अगर आपको लगाना बरसात वाले सीजन में और जायद अभी लगाना है तो अफ्रीकन टॉल आप लगा सकते हैं, और विंटर सीजन में आपको लगाना है तो किताब मक्का 6 वैरायटी J1 J2 6 है, ये आप लगा सकते हैं। समर सीजन में हमारे यहाँ मेन तो इलिया बहुत ज़्यादा इलिया आप समर में लगाएं या रेनी सीजन में लगाएं, है ना, वो आती है। इसके लिए तो कोई उपाय भी नहीं। अभी पहले जो इंडिया की बात करते हैं ना, पहले था आर्मी बॉम्ब करके आता था, अभी उसका कंट्रोल आया तो दूसरा आया फॉल्स आर्मी बॉम्ब आ गया, है ना। प्लस क्या है ना, हम इसमें बात करते कि चारे वाली फसल हमें लगाना है, अगर हम दाने के लिए लगा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए, लेकिन हमें 55-60 दिन में कट करके या पशुओं खिलाना है तो उसमें हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं रिकमेंड कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो दूध में उसका रेसिड्यू इन्फेक्ट जाएगा, प्लस एनिमल की हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है ना। फिर भी अगर आपको स्प्रे करना है, कंट्रोल करना है, तो हमने एक 2 साल पहले ट्राई किया था, गोमूत्र का किया था, ठीक-ठाक रिजल्ट मिला था उसका। मतलब उसका 70% आपका पानी रहेगा और 30% उसमें गोमूत्र स्प्रे करके इसका आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको चेक करके रहना पड़ेगा कि इसका अगर आ रहा है तो उसको स्प्रे करना है। साथ में आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोकल किसान क्या करते हैं, शैम्पू का घोल बना के उसमें स्प्रे कर देते हैं, शैम्पू या साबुन का स्प्रे करके उसमें क्या होता है, प्लास्टिक थोड़ा होता है और उसका स्किन डैमेज कर देता है। लेकिन मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, किसान इसको ज़्यादा करने के चक्कर में उसका स्प्रे मार देगा, तो वो इंसेक्ट को कंट्रोल होगा, साथ में आपको क्रॉप भी डैमेज हो जाएगा। तो शैम्पू या सोडे में नहीं जाना है, गोमूत्र का आप स्प्रे करके उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। चारे के लिए लगा रहे हैं तो आप इसे 55 दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं, उस टाइम तक आपका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर सैलेज के लिए जाना है, 90 दिन पर जाना है, तब एक इंसेक्टिसाइड आता है, एमामेक्टिन का यूज करके आता है ना, या कोरामिडल का एक आता है, वो तो बहुत कॉस्टली होता है। तो एमामेक्टिन बेंजोएट का एक 500 या 600 रुपये का बॉक्स आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 बार इनिशियल स्टेज में। पूरे फसल में नहीं करना है, चेक करना है कितना प्लांट आपका अफेक्टेड, सिर्फ उतना में ही करना है। फिर उसको 2 से 3 दिन के बाद फिर आपको रैंडमली मॉनिटरिंग करना है कि दूसरे क्रॉप में तो असर नहीं है। इसका क्या ना, ये जो इंसेक्ट है बहुत सारे में ये नाइट में निकलता है आपका, नाइट में जैसे खाता है, दिन में जैसे ही सूरज की रोशनी निकलती है वो जैसे जमीन में बैठ जाता है। अब दिन में कितना भी स्प्रे करें वो कंट्रोल ही नहीं होगा, तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो शाम को 5-6 बजे के बाद स्प्रे करें उसमें, या अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे स्प्रे करें। ज्वार की एक वैरायटी है पंचेरी 5, इसका स्टेम काफ़ी मोटा होता है, जूसी होता है, इसका भी हम साइलेज बना सकते हैं। साथ में क्या होता है ना, बहुत सारे किसान चारे के लिए ज्वार नहीं लगाते हैं, वो दाना लगाने के लिए करते हैं, ग्रेन प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो पंचेरी 5 ये वैरायटी है, हरियाणा ज्वार 513 और 514, ये वैरायटी डुअल पर्पज बोलते हैं कि जब वो इसका दाना आप हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे भी हमारी फसल हरी ही रहती है। दाना निकाल लीजिए, फसल को जो रेसिड्यू है उसको हरी चारे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं।
बगैर बाजरा आपके यहाँ आप लोग लगाते नहीं है। नहीं। भी अगर कोई लगाना चाहता है तो बायर बाजरा 1 है, ये आपके यहाँ की सुटेबल वैरायटी है। अगर किसी को लगाना है बाजरे में, ये चौड़ी की हम बात कर रहे थे हरे चारे में, है ना, ये आपने देखा होगा बाजार में इसकी वो फलियाँ आती हैं सेल करने के लिए। 80 रुपये किलो। बहुत सारे किसान तैयार नहीं होते लगाने के लिए, तो अगर हम मक्का लगा रहे हैं, ज्वार लगा रहे हैं या नेपियर हमारे पास लगा रहे हैं, जो खाली जगह उसके बीच में भी हरा चारा लगा सकते हैं, है ना। हरा चारा प्रोटीन में 15-16% मिलता है। साथ में इनमें क्या होता है, जितना भी आपका लेग्यूम क्रॉप होते हैं इनकी जड़ों में गांठ होती है, इसको बोलते हैं नोडूल। नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, लोगों को पता है, हवा से नाइट्रोजन लेकर जितना यूटिलाइज करेगा में प्रदर्शित कर देता है। तो ये क्या सहज जल का काम करते हैं, खुद के लिए भी उपयोग करते हैं, साथ में दूसरी फसल को भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस सॉइल की हेल्थ की इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। रचका है ना, ये काउपी चौड़े बोलते हैं, ये आप लहसुन घास भी लगा सकते हैं, दोनों अच्छी फसल है। और अगर आपको लहसुन घास लगाना है तो महाराष्ट्र के लिए आगे लेके वैरायटी है जो राहुल ने निकाली, वो सुटेबल वैरायटी है, पहले में उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो कोई चारा नहीं लगाएगा। पहले में चाय की बात करें तो नेपियर तो सब लगाते हैं, सब कुछ पता है ना, लेकिन नेपियर हम कितने दिन के बाद कट करके खिलाते हैं? नेपियर कितने दिन में हम कट करते हैं चारे के लिए? ना इतना दिन तो आप नहीं लगेगा, 25 दिन। हरे चारे में 30-35 दिन में कट कर लेते हैं, है ना। 30-35 दिन में चारा आपका तैयार हो जाएगा, कटिंग करके खिलाना चालू कर देता है। लेकिन 30-35 दिन में नहीं काटना है, एटलीस्ट 40 दिन तक इसको लेकर जाना चाहिए। बहुत सारे किसान अभी तो आपको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं होगा, जब कंटिन्यूस हम हाइब्रिड लेकर खिलाना चालू करते हैं, सालों साल हमारा चल रहा है, 4 साल 5 साल हो गया है, तो हमारे एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन डाउन होने लगता है। वो डाउन होने का कारण क्या है कि एक तो आप 30-35 दिन में हरा चारा कट करके खिला रहे हैं, इसमें ऑक्सीलेट का प्रॉब्लम आता है, एंडोन्यूट्रिएंट फैक्टर होता है, उनको होता है ऑक्सीलेट बोलते हैं। अगर हम 30 से 35 दिन में कट करके खिलाते हैं तो उसमें ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग का काम करता है। कैल्शियम बाइंडिंग का काम करता है तो मिल्क प्रोडक्शन डाउन करता है एनिमल का। तो इसे 40 मिनिमम 40 दिन रखना है, 40 दिन के बाद काटना है या 45 दिन पर लेकर कट करना है हरे चारे के लिए। ऑक्सीलेट का थोड़ा सा कम वो होता है। अगर 30-35 दिन में कट करके खिला रहे हैं तो वो मिल्क प्रोडक्शन इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलेगा 1-2 साल में, लेकिन 3-4 साल के बाद मिल्क प्रोडक्शन डाउन जाने लगता है। हरे चारे में बाकी नेचर आपको पता कैसे लगाना है, कटिंग करना है 40 से 45 दिन में। हाइब्रिड नेचर का कौन सा वैरायटी लगाया आपके पास? कौन सा? बुलेट 4G। ये कहाँ से मिला था? कई सारे किसानों से। कितना रुपए किलो मिलता आपको ये? इसका स्टेम स्टेम तो एक 2 रुपये का ही है। 2 रुपये का स्टेम। लेकिन ये क्या ना, ये जो बुलेट की जो बात करते हैं ना, बुलेट है या 4G है, पैटर्न वैरायटी है, बाहर का वैरायटी है, कोई लेकर आ गया सेल कर रहा है ना, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। कमर्शियल अगर आपको सेल करना चाहते हो, कमर्शियल इसको सेल मत करिएगा, है ना। कहीं अगर कोई इंक्वायरी बैठती है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, जब बाहर से कोई बाहर कंट्री से हम कोई मटेरियल लेकर के प्लांटिंग मटेरियल या बीज लेकर आते हैं तो उसका पहले क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन मतलब पहले उसको बाहर अलग से रखा जाता है, उसको चेक किया जाता है इसके साथ कोई इंसेक्ट पेस्ट डिसीज या कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। उसके बाद में पास करने के बाद में फिर इसको रिलीज करते हैं। वो गया और घूमकर बैठी बच्चे लेकर आ गया और खिला दिया। और बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे किसान आपको मिलेंगे जो घर में इसको बेच रहे हैं, है ना, वो सबके सब बेच रहे हैं। ICI की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे आपने BS10 आपके महाराष्ट्र में बायफ नाम सुना होगा, बायफ फाउंडेशन है ना, उर्ली कैंसर में उसने ये वैरायटी निकाली है। सॉफ्ट वैरायटी है, बहुत मुलायम है, प्रोडक्शन भी इसका आपको 200-250 मीट्रिक टन जाता है। जितना आपको बुलेट 4G 3G का जाता है उतना ही प्रोडक्शन इसका जाता है। बस फायदा ये है कि सॉफ्ट वैरायटी है, हाथ में काटे नहीं लगते, सेलेशन नहीं होता है इसमें करते हुए।
लगाने का तरीका पता है आप लोगों को? स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं या रूट स्लिप से लगा सकते हैं। अभी नेपियर जो मैं बात कर रहा था, आपको नेपियर लगाना है तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी जो 3 से 4 फीट रखते हैं, बीच में आप लहसुन घास लगा लीजिए या काउपी लगा लीजिए, कोई भी प्रोटीन वाला जो सोर्स है वो लगा के दोनों को बैलेंस, जो हम लोग बात करते हैं ना, प्रोटीन भी मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगा, दोनों आपको इसमें मिलेगा। नेपियर की जब हम कटिंग करते हैं, कंटिन्यू कटिंग कर रहे हैं, तो नीचे जो पुरानी जड़ें हो जाती है, ठीक है, 2 साल 3 साल के बाद प्रोडक्शन डाउन होने लगता है। 2-3 साल के बाद पुरानी जड़ सारी कैसे निकाल दें, उसको अच्छी जड़ निकाल के फिर से आप उसका रीप्लांटिंग करते हैं, स्टेम से प्लांटिंग करते हैं, ग्रोथ फिर इसका आने लगेगा। नेपियर के अलावा एक गिनी घास बोलते हैं इसे। ये क्या होता है ना, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पुट्टी नहीं करते हैं, जब कट किया और लाके पशु धान में डाल दिया, पशु क्या करता है, पत्ती तो खाली है उसमें, जो स्टेम है स्टेम हम उठा के रखिए वो डाल देते हैं। मेन एनर्जी का जो सोर्स है या प्रोटीन का सोर्स है, मिनरल्स का जो सोर्स है, वो स्टेम है। पत्ती तो क्या करती है, सिर्फ मिनरल वो भोजन बनाने का काम करती है और स्टोर करती है स्टेम में। स्टेम के बाद ग्रेन में चले जाता है। ग्रेन हम प्रोडक्शन करने जाते नहीं है, हम हरे चारे में जाते हैं, तो सारा जितना भी आपका न्यूट्रिशन होता है सर आपका स्टेम वेस्ट है, स्टेम को हम कचरे में फेंक देते हैं। जो बोलते हैं हमारा चारा तो खिलाते हैं लेकिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि हम सिर्फ पत्तियाँ खिला रहे हैं, पत्ती में मिनरल विटामिन मिलेगा। पुट्टी करके खिलाना बहुत जरूरी है। 30 से 40% आपको हरे चारे का वेस्टेज बनेगा। या कोई किसान बोलता है मेरे पास व्यवस्था नहीं है पुट्टी करने का, तो ये गिन्नी ग्रास जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, पत्ती वाला चारा है, ये भी एक बार हम इसको लगाते हैं तो नेपियर की तरह सालों साल चल सकता है। प्रोडक्शन इसका 100 से 150 मीट्रिक टन आपको मिल जाता है। सेम नेपियर की तरह चलता है, इसमें लीफीनेस ज़्यादा, पत्तियाँ ज़्यादा है, स्टेम कम होता है। और आपके यहाँ जैसे ऑर्चर्ड है ना, किसी का फल बागान का अगर बगीचा है, पेड़ों के नीचे आप देखते हो छाया वाली जगह है ना, छाया वाली जगह में तो इस तरह चारा नहीं होता है, फसल नहीं होती, तो इसमें छाया का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर अगर कोई आपके अगर संतरे का बगीचा है या मैंगो का बगीचा है, पेड़ है, उसके नीचे इसको लगा के वो जमीन का उपयोग प्रोडक्शन में ला सकते हैं। नर्सिंग आपके यहाँ होती नहीं है, सुटेबल भी नहीं है। लहसुन गैस में बात कर रहे थे, प्रोटीन का सोर्स है, इसका एक इम्पोर्टेंट समझिए। अगर सपोज मुझे अपने एनिमल को 1 किलो अगर प्रोटीन देना है ना, 1 किलो अगर मुझे प्रोटीन देना है, प्रोटीन मेरे पास 3 ऑप्शन है कि मैं कैटल फीड से प्रोटीन दे सकता हूँ 1 किलो, लहसुन घास से 1 किलो प्रोटीन दे सकता हूँ, ठीक है, या ऑयल केक से 1 किलो प्रोटीन दे सकता हूँ। अगर हम कंपेयर करें कैटल फीड से, अगर मुझे 1 किलो प्रोटीन लेना है तो मुझे तकरीबन 95 रुपीज़ कॉस्ट आएगा 1 किलो प्रोटीन। वहीं अगर मैं लहसुन घास से या रिक्शा से 1 किलो प्रोटीन अपने एनिमल को देना चाहूँगा तो मुझे सिर्फ 55 रुपये का कॉस्ट आएगा। प्रोटीन का चीपेस्ट सोर्स है ये। हरा चारा जो बोलते हैं ना, हरा चारा न्यूट्रिशन का चीपेस्ट सोर्स है, सस्ता से सस्ता सोर्स है, तो ये आप इसको भी हरे चारे में या प्रोटीन सोर्स में ला सकते हैं। ये आपने देखा होगा पीले कलर की बेल आपको दिख रही है ना, क्या बोलते हैं हमारे बेल बोलते हैं ऐसे, एक बार अगर खेत में आ गए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, खास करके लूसन में आती है। अगर आप लूसन लगा रहे हैं, एचका लगा रहे हैं, उसमें ये है तो पूरा का पूरा बेच निकाल के जला दीजिए, और कोई ऐसा उपाय नहीं है। महाराष्ट्र में आप लोग वोट लगाते हैं, क्या जय बोलते हैं हरे चारे में? नहीं लगाते हैं। तो अगर आप इस बार ट्राई करिएगा विंटर सीजन में, रबी सीजन में वोट लगाने का, है ना, आपका अगर डिमांड हो तो ट्रायल पर्पज के लिए आपको वोट का शेड्यूल मिल जाएगा, वो भी आपको जो कॉस्ट रहेगा। बिहार में कुछ मिलकर जो इसका सीट प्रोडक्शन कर रही है, आप क्या मैं रिकमेंड करूँगा कि कैंट वैरायटी से आप ट्रायल करिएगा। हरा चारा है, गेहूँ की तरह दिखता है, इसका प्रोडक्शन भी क्या है आपका 3 से 50 से 60 मीट्रिक टन आपको हरा चारा मिल जाता है। 3.5 महीने की फसल होती है, ठीक है, विंटर सीजन के लिए।
आप लोग जो ज्वार का हरा चारा बनाते हैं ना, तो इसका भी आप हरा चारा बना सकते हैं ज्वार ओट्स का। ये हरे चारे में या सूखे चारे दोनों में इसको बना के रख सकते हैं। सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर ऑयल जनरली वो ऑयल सीड प्रोडक्शन में रहते हैं। ये भी एक चारे की फसल है, शॉर्ट ड्यूरेशन बोलते हैं, मतलब 45 दिन में हरे चारे के लिए तैयार हो जाती है। जैसे हम विंटर सीजन की बात करते हैं ना, अक्टूबर नवंबर सोन में फसल पकना चालू होती है, जनवरी के बाद में, जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता रहता है। ऐसी फसल है कि आप अक्टूबर नवंबर में लगा दीजिए, 45 दिन में आपको हरा चारा इसका मिल जाता है। बार्ली के फोटोग्राफ से अभी बार्ली आपके यहाँ क्या सुटेबल नहीं होगा। ये बार्ली सेम टू सेम गेहूं की तरह ही दिखता है ना, लेकिन ये क्या ना महाराष्ट्र में सुटेबल नहीं है। हमारे कुछ किसान मंगा रहे हैं बार्ली। अच्छा, कहाँ से मांग रहे हैं? कहाँ से मंगा मारो वो कोई तो इंडस्ट्री के लिए जाता है वो मार्ट प्रोडक्शन में जाता है, मार्ट तो वहाँ से फिर किसान मंगा रहे हैं। बार्ली बुला रहे हैं, मतलब क्या उसका ब्रेन बुला रहे हैं? हाँ, ब्रेन बुला रहे हैं। बाई प्रोडक्ट उसका छिड़का होगा, हाँ हाथ से बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट आपको महंगा पड़ जाएगा, है ना, उसमें इतना क्वालिटी नहीं मिलेगा। हरे चारे में लगाना है, हरे चारे के लिए आपको अगर बीज चाहिए तो बीज उपलब्ध हो जाएगा। जनरली होता है ना, माइट इंडस्ट्री में जाता है, बियर फैक्ट्री, ये के बारे में पता है? हम जो ज्वार का सूखा चारा बनाते हैं ना, सूखा चारे को ही हे बोलते हैं। फिर इसमें इतना फर्क होता है कि हम सूखे चारे का हे बना रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा होता है। सूखे चारे में प्रोटीन आपका 2 से 3% मिलेगा। अगर उसको हम सुखा के, इसको प्रॉपर तरीके से सुखा के पर्टिकुलर स्टेज में सुखाते हैं तो उसको हे बोलते हैं, और प्रोटीन हमें 6 से 7% मिलता है। जिसका आप देख रहे हैं अलग अलग स्टेज है। लहसुन घास का अगर आपको बनाना है तो किस स्टेज में काटना है, जब उसमें 50% फ्लावर आ जाए, फूल आ जाए, कट करके हम सुखा लेंगे तो 18% प्रोटीन हमें इससे मिल जाता है। अगर इसको हम पूरा ही ड्राई कर लेंगे ग्रेन बनने तक, तो प्रोटीन आपको जो 18% मिल रहा होगा आपको 10% 4%। ओट की हमें बात करें तो ओट को अगर आप प्रॉपर स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे, जब उसमें दाना पड़ने लगता है, फ्लावर के बाद में दाना पड़ेगा, 55 में 7 दिन में कट करके सुखाएंगे तो आपको 10 से 12% के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। और इसको अगर भुसा बना लेंगे तो प्रोटीन आपसे 2 से 3% चले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो करेंगे अलग है। सोरगम में आप जाएंगे, सोरगम का अगर सूखा चारा बनाते हैं तो ग्रेन बनने तक लेके नहीं जाना है। 60 से 65 दिन में आपका मक्का ज्वार तैयार हो जाएगा, तो उसी स्टेज में कट करके आप हरी अवस्था जब सुखाते हैं उसका कलर हरा ही रहता है, पीला नहीं पड़ता है। तो वो क्या है ना, प्रोटीन इसमें होता है, प्रोटीन इसमें कम लॉस होता है। जब पूरा सुखा देंगे तो प्रोटीन बिल्कुल ही लॉस करता है। प्लस जितना ज़्यादा हम उसको मैच्योर करेंगे, जितना ज़्यादा हम सुखाने जाते हैं उसमें लिग्निन कंटेंट बढ़ने लगता है, मतलब फाइबर बढ़ता है, तो एनिमल को पचाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ता है। अगर ये बनाते हैं तो एनर्जी लॉस कम करके वो जल्दी से जल्दी इसको पचा सकता है। हरे चारे के अलावा कुछ ऐसी क्रॉप भी हैं जिनका हम हरे चारे में उपयोग कर सकते हैं। ये मोरिंगा है, डोमेस्टिक बोलते हैं, महाराष्ट्र में शेवगा बोलते हैं, शेवगा ऐसा कुछ बोलते हैं। वो जनरली वेजिटेबल के पर्पज से फलियाँ आती हैं, है ना, सांभर में यूज करते हैं या सब्जी बनाते हैं। ये भी एक भी हम बात करते हैं ना कि ऐसा चारा लगाना जिसमें प्रोटीन भी मिले, एनर्जी मिले, तो दोनों मिक्स करके लगाना है। ये कैसा अल्टरनेट सोर्स है जिसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगा, थोड़ा सा मिल जाएगा और शेवरी बनती थी ना, साथ ही साथ उसमें क्या ना मेडिसिनल प्रॉपर्टी शिकोट खबर जोड़ रहा था अपन वाशी जनरली आप समझिए, अगर मार्केट में मोरिंगा पत्ती का जो लीफ पाउडर आता है, आइडिया है किसी को? मोरिंगा लीफ पाउडर नाम से आता है, इसकी टेबलेट भी आती है।
जो 2000 से 3000 रुपये किलो बिकता है। और एक तो गुजरात है क्या? का सबसे अच्छा मार्केट है, टीचर होगा और एक तमिलनाडु है, पेरियाकुलम करके एरिया है, वहाँ का एक्सपोर्ट क्वालिटी का मोरिंगा बनाते हैं, बी पाउडर सारा एक्सपोर्ट में बाहर लेते हैं। वो 4 से 5 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से आता है, 1 किलो पत्ती का पाउडर। कॉफी पीना लो देते हैं। तो देखिए अल्टरनेट सोर्स है, चारा है, चाहे इस तरह हम अपने पशु को खिला सकते हैं। आप यहाँ अगर नहीं है, आप एक बार ट्रायल करिए इसका, 1 महीने आप खिला कर देखिए पशु को, पशु का SNF फैट मिल्क बढ़ेगा, साथ में आपको एनिमल का हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। 50 से 60 मेट्रिक टन इसका आधार मिल जाता है। पहली कटिंग हम 90 दिन पर लेकर जाते हैं, दूसरी तीसरी जो भी कटे आपका 50-55 दिन पर मिलती है। साल भर हम 3 से 4 बार कटिंग ले सकते हैं, तो 50 मेट्रिक टन का आपका सारा में मिल जाता है। पत्ती में इसकी 29% प्रोटीन होता है, 29% प्रोटीन मिलता है। और जो इसका तना है, तने में 15-9% के आसपास होता है। तो हम जब तना प्लस हरा पत्ती मिक्स करके खिलाते हैं, 16 से 17% तो हमें प्रोटीन मिल जाता है, जो मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी की बात करेंगे तो हमें एनर्जी 60 से 50% एनर्जी मिल जाता है। क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो उसमें सारी प्रॉपर्टी जो हमें न्यूट्रिएंट मिलता है इससे। एक और अल्टरनेट सोर्स है जहाँ पर पानी की कमी है, कुछ नहीं मिलता है, तो कैक्टस है, नागफनी बोलते हैं, है ना? आपके यहाँ भी होगा ये कैक्टस, हाँ और उसमें कांटे होंगे, काटे क्वालिटी हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल चारे वाली वैरायटी है, इसमें भी कांटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने, 3-4 महीने के बाद इसके कांटे अपने आप धीरे धीरे सारे निकल जाते हैं, तो हम इसको हरे चारे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये खेत में नहीं लगाना है, खेत की जो हमारी बाउंड्री है ना, मेड़ जिसको बोलते हैं, बाउंड्री में इसको आप लगा सकते हैं। तो ये 2 काम करेगा, एक तो हरा चारा देने का काम करेगा, साथ में जो आवारा पशु है ना, उससे बचाने का बाढ़ का काम करेगा। पशु उसको डायरेक्ट नहीं खाएगा जब तक इसको आप कट करके कुत्ते करके पशु को न डालें। इसमें देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा, इसमें कैल्शियम परसेंट देखिए कितना है, मोटे मिट्टी हुई 6.05% है कैल्शियम। लहसुन दाल की जो मैं बात कर रहा था उसमें आपका 1.5% लगाम प्रोटीन है। देखिए हम ये मोरिंगा की बात करें, मोरिंगा में कितना परसेंट प्रोटीन है, तो कैल्शियम है 0.87% है ना। ये एक ऐसी फसल है चारे के अंदर में जिसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जब कैल्शियम को डब्बे जाते हैं कैल्शियम तो जाएंगे तो उसका प्लान करेंगे, कैल्शियम मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम एक और चीज़ है कि जब हम उसको लगाते हैं तो इनिशियल स्टेज में मतलब 1 से 2 साल तो उसको बहुत टाइम लगता है बड़ा होने में। 2 साल के बाद इसका ग्रोथ चालू होता है, अच्छा फास्ट ग्रोथ होता है। लगाने का तरीका क्लाउड्स बोलते हैं, जो पत्ती आती है, ये पत्ती से ही इसको लगाते हैं, और इसको कोई बीज या सीड नहीं बनता है। प्लांटिंग मटेरियल इसका यही है। खिलाने का तरीका 2 से 3 पीस करिए, इसको आप फिट कर सकते हैं। एक दिन में एक पशु को मैक्सिमम 10 किलो, साथ में सूखा चारा मिक्स करके खिलाना कंपलसरी है। इसमें पानी की मात्रा 90% होती है। 10 किलो दाना में 5 किलो सूखा मिक्स करके खिलाना चाहिए। क्रॉपिंग सीक्वेंस की हम बात करते हैं कि हमने बोला ना कि हमारा 80 मेट्रिक टन हरा चारा है, हम 200-250 मेट्रिक टन कैसे लेंगे। हमें सीक्वेंसिंग करना होगा। सीक्वेंसिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो हम हरा चारा लगाते हैं उसका बस टाइम बदलना है, उसको कौन सी मशीन में मिक्स करके लगाना है, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है, कौन सा चारा फसल है, कब लगाना है, टाइम कब है उसका लगाने का, फसल हमें कब मिलेगी कटाई के लिए, कितना ग्रीन पाउडर हमें मिलेगा पर हेक्टेयर। टोटल सिस्टम का अगर हम ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, सीक्वेंस अडॉप्ट करते हैं, कितना चारा मिलेगा, ठीक है। ये आप इसमें देखिए, पहली फसल हम ले रहे हैं नेपियर, जो आप सब लोग लगाते हैं, लेकिन नेपियर कितनी दूरी में लगाना है, लाइन से लाइन की दूरी 7 मीटर होना चाहिए।
तकरीबन 20 से 21 फीट की दूरी होनी चाहिए एक लाइन से दूसरी लाइन की। ये तो क्या है आपका सालों साल चलेगा, इसको नहीं निकालना, इससे आपको हरा चारा मिलता रहेगा। तो साल भर में आप इससे हरा चारा लेंगे तो 60 मीट्रिक टन के आसपास हरा चारा मिलेगा। मैंने लिए कितना मिलता हमें 100, 150, 200 मीट्रिक टन मिलता है। लेकिन प्रोटीन कितना उसमें 7-8%, एनर्जी 40% के आसपास। इससे ज़्यादा चारा नहीं लेना, हमें सिर्फ 60 मीट्रिक टन लेना है इससे। अब जो लाइन से लाइन की दूरी थी 7 मीटर या 21 फीट के आसपास, अब उसमें हम एक दूसरी फसल लगाएंगे। तो अप्रैल में इसको हमने प्लान किया, साल भर से अवेलेबल रहता है। अप्रैल में फिर क्या है, समर टाइम का जो आता है, समर टाइम में हम मक्का प्लस काउपी लगा सकते हैं। समझे? ये आप देख रहे होंगे, मक्का प्लस काउपी लगा सकते हैं अप्रैल में। ये जो समर टाइम का आ गया, ठीक है। या ये नहीं लगाना है तो अब क्या फॉर्मुलेट होगी, बाजरा प्लस काउपी लगा सकते हैं। ये जो 7 मीटर की जो गैप थी इसके बीच में, या हाइब्रिड मेज लगा के साइलेज के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अप्रैल में क्या 3 ऑप्शन है, चारा वाली मक्का प्लस काउपी लगा लीजिए, बाजरा प्लस काउपी लगा लीजिए, या साइलेज बनाने के लिए मक्का लगा लीजिए। ठीक है, इसका वो कितना मिल रहा है, 40 मीट्रिक टन के आसपास सारा चारा मिल जाएगा आपका। जब हम विंटर सीजन, खरीफ सीजन में जाएंगे, रेनी सीजन में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, जून में सोइंग का टाइम है, इसका सिंगल कट ज्वार लगा लीजिए। या ये नहीं लगाना सिंगल कट ज्वार में काउपी या ग्वार क्लस्टर भी बोलते हैं, या सोरगम सिंगल कट साइलेज के लिए लगा सकते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 में आप जाएंगे, ये ऑप्शन आपका कब आ गया, खरीफ सीजन में क्या लगा दिया, सोरगम प्लस काउपी, या सिर्फ सोरगम लगा लिया साइलेज के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका ठंड के मौसम में या रबी सीजन में क्या लगा सकते हैं, या बरसीन की जगह आप लहसुन घास यूज कर सकते हैं। लहसुन घास प्लस चाइनीज केबल। चाइनीज केबल क्या है, सरसों का एक चारे वाली वैरायटी है, ठीक है, प्लस ओट आप इसमें लगा सकते हैं। चाइनीज केबल प्लस ओट या लहसुन घास प्लस चाइनीज केबल। ये सीक्वेंस अगर आप करते हैं 220 मीट्रिक टन तक आप जा सकते हैं, क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी, है ना। इससे ज़्यादा क्वांटिटी हमें 250 मीट्रिक टन सिर्फ हम नेचर से भी मिल जाता है, लेकिन नेचर से हमें क्या मिलता है, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं मिल रहा था। सीक्वेंसिंग हमने कर दिया तो हमें क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी मिल रहा है। अब इसमें कोई साइंस है क्या, कुछ पता है हमें इससे, कुछ नहीं है ना। सिर्फ हमने क्या किया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। वही हमने 2.5 एकड़ में सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दिया कि भाई ये चीज़ लगाना है, ये आप सब लगाते हो, है ना। बस इसका सिस्टमेटिक कर दिया तो हमें सेम प्रोडक्शन मिल रहा है विद क्वालिटी। ऑप्शन नंबर 1 ये है, या ऑप्शन नंबर 3 में भी हम जा सकते हैं। हाइब्रिड नेपियर हमारा फिक्स रहेगा, है ना, ये सब में फिक्स रहेगा। उसके अलावा ये हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ बर्सिंग देख रहे हैं, बर्सिंग की जगह हम लहसुन घास लगा सकते हैं। 220 मीट्रिक टन था, अभी हम 230 मीट्रिक टन ले सकते हैं। जो काउपी प्लस बोले ना, काउपी प्लस सोरगम प्लस काउपी, वो इस तरह से आपको मिक्स करके लगाना पड़ेगा। लाइन की जो बीच का गैप है उसमें आपको काउपी। या ऑप्शन नंबर 3 काउपी, फॉर्मुलेट, टर्निप, ओट ये लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अब हमने हाइब्रिड मोटी निकाल दिया। इसमें क्या है ना, ये ऑप्शन नंबर 3 में एक तो बात टोटली कम है, प्लस में लेबर कॉस्ट हमारा ज़्यादा आ जाएगा। जो हमारा न्यूट्रल था में ऑप्शन नंबर 1 और 2 था वो हमारे लिए बेस्ट है। इसमें लेबर कॉस्ट 30% का हमारा कॉस्ट कम लगेगा, इसलिए फिर आपका टारगेट कैसा रहेगा। ये पीपीटी आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। ये कुछ वैरायटियाँ हैं, हालांकि आपके यहाँ पे एसिडिक सॉइल नहीं है, तो एसिडिक सॉइल है तो कौन कौन सी क्रॉप है और क्रॉप की स्पेशल कौन कौन सी वैरायटी होती है। जो एसिडिक सॉइल इनका पीएच आपका 6 से कम होता है, 4-5% के आसपास होता है, वहाँ पर ये वैरायटी हम यूज़ कर सकते हैं। साइलेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, टाइम है हमारे पास तो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर साइलेज बनाना है, हालांकि मैडम आपको वहाँ वीडियो में दिखा लीजिए। तो अभी आपने जो क्रॉपिंग पैटर्न दिखा है, तो
उसका कुछ वीडियो कुछ फोटोग्राफ्स है क्या? एक तो फोटोग्राफ देखे हमने वैसे तो 21 मीटर पे तो कुछ वीडियो है ये क्या रहेगा इसमें नहीं तो ये जल्दी आपका क्या कहना है 9 से 90 वो इसलिए इतना रखना है क्योंकि ये जो आपको दूसरा खेत करना है इंटरक्रॉपिंग करना है तो ट्रैक्टर आपका इजीली उसमें ऑपरेशन आपका हो जाए दूसरी क्रॉप का ऑपरेशन होता है। हार्वेस्टिंग में आपको करना है तो इजी से उसका हार्वेस्ट हो जाए, ये उसका ट्रैक्टर से आप लॉन्च करना है, कल्टीवेटर लगाना है, रोटावेटर को खराब का होता है कि करना है, पानी लगाना इजी वे के लिए इसके सर हमें मुर्गास के बारे में बताइए ना थोड़ा सा। हाँ मूलघास के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मूलघास अगर में बनाना है तो सबसे बेस्ट क्रॉप आपका मक्का है। tahu sih bang, mang itu bukan tapi itu bisa aku tuh bukan mana, udah begitu itu. साइलेज का नाम से ज़्यादा फेमस है, इसमें भी कोई साइंस नहीं है, ठीक है। मूल घास बनाने के लिए कौन कौन सी फसल हमें लेना है? मूल घास बनाने के लिए हमें ऐसी फसल लेना है जिसमें मिनिमम आपका 7% सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट क्या है? जूस होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। ये जूस इसलिए होना चाहिए कि जो हमें फॉर्मेंटेशन करना है, फॉर्मेंटेशन के लिए मिनिमम फसल में आपका 7% के आसपास सोल्यूबल शुगर ये जूस होना चाहिए, मीटर पानी है ना। तो सोल्यूबल शुगर या जूस होना चाहिए मिनिमम 7%। ठीक है, मिनिमम ऐसी फसल। तो कौन कौन सी ऐसी फसल है आपका? नंबर 1 मक्का, जितना भी आपका घास वाला फसल होता है ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, सब में मिनिमम 7% आपको यूज किया है। लेकिन हमें सैलेज बनाना है, बेस्ट क्वालिटी का बनाना है, तो मक्का नंबर 1 है आपका। मक्का के बाद अगर आपको जाना है तो ज्वार में आप जा सकते हैं। ये आपका विंटर सीजन का और आपका रबी सीजन का हो गया। ये आपका खरीफ सीजन में आपका आएगा, बरसात वाला सीजन है। समर का रबी सीजन या विंटर सीजन की बात करेंगे तो फोर्ट आता है जेड, इसका भी हम सैलेज बना सकते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, रिजल्ट लेना है। ज्वार कितने दिन के बाद अब आपने मक्का लगा लिया, ज्वार लगा लिया, जेल लगा लिया, तो हर फसल का सैलेज बनाने के लिए अलग अलग स्टेज होता है। हर स्टेज क्या होता है कि नॉर्मली मक्का में आपका 80 से 90 दिन पे सैलेज बनने के लिए फसल आपकी तैयार होती है प्रॉपर स्टेज पर। क्योंकि ये आपका हार्वेस्टिंग स्टेज है, कटाई हो गया। ज्वार की हम बात करेंगे तो ज्वार में आपका 70 से 75 दिन, जय की हम बात करेंगे तो 60 से 65 दिन आपका रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज यही है। अगर आपने इस स्टेज में कट करके चॉप करके पैक कर दिया तो आपका जो न्यूट्रिएंट की हम बात करेंगे, है ना, कम से कम मिनिमम 25% आपको स्टार्च मिलना चाहिए। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट जो हम बात करते हैं ना, अगर मक्के में आपने इसे 80 से 90 दिन में कट करके सैलेज बना लिया तो 25% तो आपको इसमें स्टार्च मिल गया एनर्जी का। जो हम बोल रहे थे ना 30% इसमें ग्रेन होना चाहिए, ग्रेन से जो दूध बढ़ रहा है, दूध बढ़ने का कारण ही स्टार्च है। मक्के का दाना कभी हरा उसको तोड़ के आपने क्रश किया तो थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे पूरा व्हाइट पाउडर जम जाता है ना। या आपने देखा होगा जो तंबाकू खाते हैं, क्या में आपने देखा है सफेद सफेद पीले कलर में रहता है चुना। तो ये जो मक्का का दाना आपका 80 से 90 दिन का रहेगा, दाना आप चेक करेंगे फील्ड में तो 5 मिनट के बाद आपका पूरा वो आती है पीली पीली सफेद हो जाएगा। वो पाउडर क्या है? स्टार्च है। जो दूध उत्पादन बढ़ाने का काम कर रहा है वो स्टार्च ही करता है, ठीक है। अब आपका क्रॉप आ गया 80 से 90 दिन पे, कटिंग करना है।
कट करना है, हार्वेस्टिंग करना है, ठीक है। तो स्टेज के कितनी ऊंचाई से हमें कटिंग करना है। कटिंग हमें करना है इसमें 5 से 6 सेंटीमीटर की हाइट से, जमीन से 5 से 6 मीटर की हाइट से कट करना है। जनरली आपको लोग बोलेंगे कि आपको 10 सेंटीमीटर की हाइट से कट करना है। 10 सेंटीमीटर की हाइट से आप कट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 10 सेंटीमीटर पे लेकर जाएंगे तो पर एकड़ आपका 2 से 3 मेट्रिक टन आना चाहिए लॉस। एकड़ की बात करेंगे तो 6 से 7 मेट्रिक टन आप हरा चारा लॉस कर देंगे, है ना। तो हार्वेस्टिंग स्टेज भी बहुत मायने रखती है। ये स्टेज दिखाता हूँ आपको। टाइम है पूरा डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है। हम साइलेज की अगर बात करें ना, अगर अच्छी क्वालिटी का साइलेज है तो अच्छी क्वालिटी का साइलेज होना चाहिए। तो ये जो आपका 7% 3.7 से 4 के बीच में होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा पीएच है तो साइलेज आपका खराब है। ये क्वालिटी आपका लैक्टिक एसिड 4 से 7% होना चाहिए, एसिटिक एसिड 1 से 3% होना चाहिए। ये अगर आप 80 से 90 दिन में कट करके आप बना ले रहे हैं तो ये क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब जो हम साइलेज बनाते हैं, साइलेज बना के पैक कर रहे हैं, ठीक है। हमने 80 से 90 दिन में कट कर लिया था, जमीन से 5 से 6 मीटर कट लिया। कट करने के बाद उसकी पुट्टी करना है। पुट्टी करना है तो कितना पुट्टी करना है, पुट्टी जो हम करेंगे, है ना, मीठा वजन भरती तो जनरली आइडिया बोलते हैं 2 से 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको आप 1.5 सेंटीमीटर के आसपास कट कर लेते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। जितना बारीक चॉप करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट है। वो क्यों बेस्ट है कि सपोज अगर इसका मैं 2 से 3 बार अगर पीस कर दूंगा तो इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा दबा के पैक नहीं कर पाऊंगा। बट इसको कम चॉप कर दूंगा तो क्या होगा, कम से कम जगह में इसको पैक कर पाऊंगा। तो जब हम साइलेज पुट्टी करते हैं, चॉपिंग कर लिया है, तो आइडियली कितना आपको प्रेस करना है, कितना आपको दबाना है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब मतलब आपका 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा जो गड्ढा पीस है, इसमें कम से कम आपका 500 से 600 किलो हरा चारा आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी इम्प्रूव इससे भी होती है। 1 मीटर गहरा जो है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा जो गड्ढा है, उसमें आपको 5 से 6 कुंटल या 500 से 600 केजी हरा चारा आ जाना चाहिए। प्रेस होना चाहिए इतना टाइट। अब इतना टाइट प्रेस कब होगा, जब आपकी जॉब लेंथ 2 या 1.5 सेंटीमीटर पर मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। एक बार आपने इसको पैक कर दिया, प्रेस कर दिया तो 45 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 45 दिन के अंदर आपका साइज बनकर तैयार है। अभी आप में से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि इसमें एडिटिव तो हमने कुछ ऐड नहीं किया, है ना। हम बोलते हैं ना गुड़ का सिरा मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, ये सब कुछ नहीं मिलाना है। ये सब क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। साइलेज क्या है आपका, हरे चारे का एक विकल्प है। हरा चारा हमारा घर का है तो हमें कितना रुपये, 1 से 1.5 रुपये पर केजी पड़ना चाहिए। लेकिन हमें हरा चारा पहले बनाने के लिए रखना है, क्यों, यदि जब हमारे पास हरा चारा नहीं है तो उससे हमारे चारे की तरह उपयोग करेंगे तो हरे चारे का और इसके कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हरा चारा आपका 1 से 2 रुपये किलो मिल रहा है, तो साइलेज अगर आपको खुद के घर का चारे का बनाना है 3.5 रुपये के अंदर बनकर तैयार होना चाहिए। इससे ऊपर जाएगा तो कॉस्ट आपका इकोनॉमिक मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पैक हो गया आपका। पैक होने के बाद अब क्या होता है, जो अंदर साइलेज गड्ढा पीट है, यानी बैग है, तो ये अपना प्रोसेस चलती है। ये पहले से 1 दिन से लेकर 3 दिन इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन देता है। जो हम हरा चारा कट करके पैक करते हैं तो हरे चारे के अंदर से ऑक्सीजन निकलता है,
वो उस टाइम भी क्या है रेस्पिरेशन चलती रहती है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, उसे हवा रहित अवस्था चाहिए, एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। तो ये स्टेज आपका 3 दिन से लेके स्टार्ट होता है। पहले के 1 2 3 दिन क्या होता है, वायु वाली अवस्था में फर्मेंटेशन चलता है ना, एरोबिक फर्मेंटेशन चलता है। जब ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगती है उसके बाद फिर हमारा एनारोबिक फर्मेंटेशन चालू होता है। जो हमारा बेनिफिशियल लैक्टोबैसिलस है वो काम करना अपना चालू करता है। ये आपका 6 दिन से लेके 21 दिन तक इसका काम चलता है। 21 दिन तक साइलेज बनकर इसका तैयार हो जाता है, लेकिन 21 दिन के अंदर नहीं खिलाना है क्योंकि इसको फर्मेंटेशन में टाइम भी लगता है। 21 दिन आपका जो इसमें पीएच की हम बात कर रहे थे 3.7 से 4% के आसपास होना चाहिए। जो 21 दिन पर जाके इसका जो पीएच है आपका 4% से कम होना चाहिए। पीएच कम हो गया इसका मतलब क्या है, पीएच अगर कम आ जाता है तो इसमें सारे जितने भी उसमें बैक्टीरिया थे काम करना बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा उसमें एसिडिक हो चुका है वहाँ। एसिडिक आपका 4% आ गया, सारे बैक्टीरिया काम करना बंद कर देता है। फिर 21 दिन से जो 45 दिन है वो स्टेबल फेज बोलते हैं। तो हरा चारा हमने पैक किया था उसको भी थोड़ा सा डाइजेशन में स्टॉक करने में टाइम लगता है, तो वो हमें 21 दिन लेना है। तो आपका 45 डेज में साइलेज बनकर तैयार होगा। 45 डेज में आपका साइलेज बनकर तैयार है तो आप इसको फीडिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 21 दिन के बाद की 45 डेज के बाद आपके पास हरा चारा अवेलेबल है तो जरूरी नहीं है कि 45 डेज में ही खिला के चालू करना है, ठीक है। इसको आप एयर टाइट पैक करके रखे हैं तो 1.5 से 2 साल तक इसको पैक करके रखेंगे तो खराब नहीं होने वाला है। शर्त है कि एयर टाइट होना चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए। खिलाना कितना है, तो पहली बार अगर हम पशु को खिलाने जा रहे हैं तो 5 किलो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 किलो से स्टार्ट करेंगे। पहली बार उसको निकाल के थोड़ा 10 से 15 मिनट खुले हवा में रख दीजिए। जब साइलेज खोलते हैं तो उसमें से एक स्मेल आती है, बड़ी गंदी सी स्मेल टाइप की लगती है। जो पहली बार उसको स्मेल करता है वो लैक्टिक एसिड की स्मेल होती है। 10-15 मिनट के लिए खुली हवा में छोड़ दीजिए, स्मेल थोड़ी कम होगी। पशु को 5 kg से खिलाना स्टार्ट करिएगा। पहले दिन पशु नहीं खाएगा, धीरे धीरे उसकी आदत में आपको लाना पड़ेगा। जब आदत में उसकी आ जाएगी जितना आप हरा चारा खिलाएं उसको 10 किलो हरा चारा खिलाते हैं तो 10 किलो आप उसको सैलेज खिला सकते हैं। 15 किलो खिला रहे हैं तो 15 किलो खिला सकते हैं। 20-25 किलो खिला रहे हैं तो एवरेज जितना वो खाना चाहे सेम हरे चारे की तरह उसको हम खिला सकते हैं, ठीक है। सैलेड बनाने के लिए हम फसल की बात करेंगे, मक्का और बाजरा, ठीक है। स्टेज आपको मक्का का आपका ये स्टेज रहेगा। अभी आप देखिए कुछ इसमें हाफ मिल्क लाइन इसको बोलते हैं। हाफ मिल्क लाइन आधे इसमें येलोइश रहता है और आधे इसमें सफेद रहता है। इस स्टेज में आपको 25% स्टार्च मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन ये तो आपका पता चल रहा है फील्ड में जाके कि भाई पीला भुट्टा था, पता चल जाएगा। अफ्रीकन टॉल को बनाना है, सफेद दाना है तो कैसे पता चलेगा, तो दाना ही आप क्रश करके लेना है। आसानी से क्रश लेना चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए। 5 मिनट के अंदर आपका वाइट हाथ में पाउडर जम जाएगा, ठीक है। सेम आपका ओट में होगा, ज्वार में होगा। ज्वार में आपका 70-75 दिन में आपको मिलेगा दाना चेक करने के लिए। ओट में आपका 60 से 65 दिन में। ये अभी हमने ऑलरेडी सारा डिस्कस किया था, ठीक है। एडिटिव की बात करते हैं, एडिटिव आपको ऐड नहीं करना है अगर आप प्रॉपर स्टेज में हार्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर बाई चांस ओवर मैच्योर हो गया क्रॉप, लेट हो गया हार्वेस्टिंग में, तो फिर हम एडिटिव की बात करते हैं जिसमें क्या है सोल्यूबल कार्बोनेट्स की बात करेंगे। एक तो आपका साइलेज सेवर करके आता है, एक बैक्टीरियल कल्चर आता है, ठीक है। फिर मोलेसिस की बात करें तो मोलेसिस हम यूज कर सकते हैं 1% के साथ। ये साइलेज के अलग अलग मेथड है ना। आसान में में बना बताऊंगा सकते हैं, बैग में बना सकते हैं या बेल भी बना सकते हैं। ये साइलेज कुछ छोटे होते हैं तो इस तरह से आपको प्रेस करना पड़ेगा। अगर पीठ में साइलेज बनाना है तो जो टाइट में जो जगह होती है
दोनों साइड ट्रैक्टर से ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, साइड में अच्छे से प्रेस होगा तभी बचेगा, वरना खराब हो जाएगा। और साइलेज जब हम बनाते हैं, साइकिल करते हैं, पेट में बना रहे हैं या बैग में बना रहे हैं, तो जब भी पीठ ओपन करेंगे, मान के चलिए आपका 5 से 6 सेंटीमीटर की लेयर तो खराब होगी। आप कितना भी करिए 100% एयर टाइट पैक नहीं कर सकते। एयर टाइट पैक करना है तो हमें बेलिंग मशीन में जाना पड़ेगा, है ना। इस तरह की बेल बनाएंगे तभी आपका 100% एयर टाइट पैक होता है। या इस तरह का हम बैग बनाते हैं, इन बैग में क्या 100% पैक नहीं होता। ऊपर की जो टॉप लेयर है 5 से 6 इंच की, ये खराब होती है, डरने की बात नहीं, निकाल के फेंक दीजिए, अच्छा साली निकलेगा, उसको आप लेना चलते हैं। और एक बार अगर बैग ओपन कर दिया है तो उसको फिर कंटिन्यू खिलाना है। जैसे कि अपना बैग ओपन किया तो 24 घंटे के अंदर जो इंटर हवा करेगी वो उसको खराब करेगी। तो 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 फीट लेयर में हवा इंटर कर जाती है, अगर अच्छी तरह से एयर टाइट पैक किया जाए। 3 फीट की लेयर कम बचा रहा है, निकाल के खिलाना है। या इस तरह की देखिए मशीन बैठी है, 15-16 लाख की मशीन आती है, बेल बना के भी रख सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं, साथ में आप कमर्शियल अगर किसी को सेल करना, आपको बिजनेस करना है इसका, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी पानी की बहुत सारी समस्या आती है ना, नासिक जैसे खास करके तो वहाँ पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं साइलेज। अगर आपके यहाँ अच्छा पानी की व्यवस्था है, मक्का की फसल आपके यहाँ बहुत अच्छी हो जाती है, अगर आप साइलेज तरीके से बिल बनाते हैं तो 5 रुपये 6 रुपये इसका कॉस्ट जाता है। अगर आपका खुद का अगर ओन प्रोडक्शन है चारे का, तो चारे का कॉस्ट इसमें 90% के आसपास होता है, और जो पैकिंग का रैपिंग का जो कॉस्ट है वो आपका 1 से 1.5 रुपये कॉस्ट होता है। ऑन प्रोडक्शन है तो आप 4 रुपये में अगर साइलेज बना के इस तरह की बैग में रख सकते हैं, मार्केट में आप बहुत अच्छे से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। मार्केट में 7 रुपये मिनिमम केजी चल रहा है, वो 7 रुपये केजी सेल करने के बाद उनको 1 रुपये मार्जिन मिलता है। वही अगर आपने इसको 4 रुपये में बना के 6 रुपये में खरीदे तो आपको 2 रुपये मार्जिन मिलेगा, प्लस आप कॉम्पिटिशन कर सकते हैं अदर वेंडर से, है ना। मार्केट में अभी जैसे एक लास्ट ईयर नासिक से अभी 2-3 महीने पहले फार्मर है रामेश्वर करके, आपके महाराष्ट्र से नासिक में, वो बोलते हैं सर मैं ऐसा पहले ही बनाता हूँ, पैक कर रहा हूँ, यहाँ हरा चारा फार्मर लेकर जा रहा हूँ उसको, तो ये हरा चारा ही वो लेकर खिला देते, उनको लगता है कि पैक बन गया है। फार्मर को ये अवेयरनेस नहीं है कि ये पहले इसमें रेड कलर का पहले नहीं बनेगा, मिनिमम आपको 45 दिन रखना है। लेकिन हरे चारे की इतनी दिक्कत है, इतना डिमांड हरे चारे का कि वो 45 दिन का वेट नहीं करता है, वो हरे चारे की साइलेज का पैसा हरे चारे में लेकर चल जाता है। आप में से अगर कोई बिजनेस करना चाहता है डेयरी फार्मिंग के साथ साथ, ये बहुत अच्छा मॉडल है साइलेज का बिजनेस करने के लिए डेयरी फार्मिंग, है ना। मशीनरी क्या क्या आती है, तो एक तो आपका जो साइलेज बिल्डिंग यूनिट आता है 18 लाख के आसपास कॉस्ट आएगा। जॉब पोर्टल लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, ट्रैक्टर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, खरीदने की जरूरत नहीं है, ट्रॉली बैग की व्यवस्था करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट हमें 40 लाख के आसपास आता है। फिर 40 लाख में भी क्या है कि गवर्नमेंट की एक सब्सिडी चल रही है, सब्सिडी है ना। सब्सिडी स्कीम है, इसमें 50% ग्रांट आपको मिल जाएगा। अगर 40 लाख आपने खर्च किया है तो 20 लाख आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। या 1 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है तो अप टू 50 लाख तक गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रहा है, 50%। ये अगर आप इस तरह का मिलकर अगर आप बिजनेस मॉडल तैयार करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए जो आपने 20 लाख लगाया है ये आपका 1 से 2 साल में रिकवर हो जाएगा। वो जो फार्मर आएगा ना उसको मैं थोड़ा बिजनेस लगाता हूँ, वो 1500 मैट्रिक टन बना रहे हैं अभी, 1500 मैट्रिक टन में 15 लाख केजी के आसपास वो साइलेज बना देता है, ठीक है। तो सारा का सारा उसका सेल हो जाता है, 1 रुपये मार्जिन निकाल के वो 15 लाख रुपये कमा लेता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सारा कैलकुलेशन कॉस्ट निकालने के बाद उसका 15 लाख रुपये निकल लेता है वो एक सीजन में।
ये मिनिमम 15 की मेट्रिक टन है। डिमांड तो उसकी 5,000-6,000 के जी की है। अभी सर वो 5,000 के जी में जा रहा है। 5,000 के जी मतलब उसका 50 लाख के जी में जाने वाला है वो। ₹1 मिनिमम मार्जिन लग रहा है तो 50 लाख रुपये ही देगा। हमारे यहाँ ₹1 कितने हैं? हाँ। औरंगाबाद में अच्छा और बिजनेस आपके महाराष्ट्र में इसका बहुत डिमांड है। अब इसमें अगर कोई तैयार है तो करके देखिएगा। अगर आपको बिजनेस मॉडल बनाना है, सबसिडी संघा सर्विस बनाना है तो आपको यहाँ से आमचं गाव त्याच्यावर से और बड़े पैमाने में जाना तो एक हमारा बिजनेस मॉडल है गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे ये 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था। 400 किलो का बिल बनाता है, ये भी हाथों हाथ बिक जाता है। हमारे पास 15 मिनट है। साइलेज के बारे में हमने छोटी मोटी बात डिस्कस किया है। एक वीडियो देख लेते हैं, है ना। अलग अलग मेथड में साइलेज कैसे बनता है, थोड़ा और अच्छे से आइडिया आपको मिलेगा। ये कुछ फोटो देखिए आप मक्के की। ये अफ्रीकन जॉल वैरायटी है। जॉल में बोला था ना CSH 24 की जॉल की वैरायटी है। अभी आपको जो अगर बीज चाहिए तो मिलेगा। ये जो एक वैरायटी देखा था J1006, ये उसकी हाइट है। ये बना सका है गुजरात में मैंने। इसमें चारे में थोड़ा सा आ रहा है। राहू शकत नव्हतं आज बंद करू का इशी बंद करू पतंगी बनाएगी जितने मौजूद होते हैं ये जो मैं आपको बताया ना वोट, ये अगर आपको उसका सीट चाहिए रबी सीजन का है। विंटर में आप लगाएंगे अक्टूबर नवंबर में आपको जनवरी से चलेगा। हम केड़ी लाऊं पतंगी वो पतंगी ये सैनिक की अगर बात करते हैं ना भुट्टा केड़ी लाऊं ऐसी वो प्राइवेट कंपनी वैरायटी है। जैसे अधिक है वो वाला 33 वो भी चारे में लगा सकते हैं। स्टाइलिश के लिए चारे के लिए स्टाइलिश में इसका फायदा है। और तार कंपनीला किती सबसिडी आहे म्हणजे 50% 4 लाख 2 लाख व्हिडिओ दाखवा आम्हाला वीडियो चल रहा है वीडियो चल रहा है ये क्या है अलग अलग मेथड है। सैलेड को अगर बनाना तो अलग अलग मेथड से हम सैलेड बना सकते हैं। हे पशुधन आनंदी आहे कारण यांना मिळतो सायलेजच्या रूपात सुरक्षित हिरव्या चाऱ्याचा आहार। आपल्याकडे शेतकरी बांधवांनो, सायलेज म्हणजे हिरव्या चाऱ्याचं लोणचं आहे जे हिरवा चारा वायुरहित अवस्थेत दाबून ठेवल्यावर तयार होतं।
सायलेजची आवश्यकता भासण्याची कारण म्हणजे आपल्या देशात हिरव्या चाऱ्याची शेती ठराविक क्षेत्रातच होते, त्यामुळे हिरव्या चाऱ्याची नेहमीच कमतरता भासते. शिवाय पशूंना वर्षभर आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात चारा उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर आणि उत्पादकतेवर परिणाम होतो. शिवाय डेअरी व्यावसायिकांना दुग्ध उत्पादनातल्या कमतरतेमुळे आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत हिरव्या चाऱ्यासारखाच पौष्टिक आणि स्वादिष्ट सायलेज पशूंची उत्पादकता टिकवून ठेवण्यासाठी पोषक तत्वांचा सर्वात विश्वासार्ह आणि परवडणारा स्रोत आहे. सायलेज कोणत्याही इतर हिरव्या चाऱ्याबरोबर, कोरड्या चाऱ्याबरोबर किंवा पशु आहाराबरोबर एकत्र करून पशूंना खाऊ घालू शकतो. शेतकऱ्यांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं सायलेज तयार करणं शिकून घेतलं पाहिजे, जेणेकरून दुग्ध उत्पादनावरील खर्च कमी करता येईल आणि आर्थिक फायदा होईल. सुनो रे भैया, एक बात पते की लाए हैं. शेतकरी बंधूंनो, या भारतीय परिस्थितीमध्ये सायलेज तयार करण्याची पद्धत विस्तृतपणे समजून घेऊ. उत्तम गुणवत्ता असलेलं सायलेज तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा चारा आणि चाऱ्याची जात अत्यंत महत्वाची असते. गोड आणि रसरशीत धांडा असलेला मका, ज्वारी, ओट्स, बार्ली, गहू इत्यादी अन्न चाऱ्याचं पीक सायलेज तयार करण्यासाठी उपयुक्त असतं, ज्यामध्ये सहजरित्या किण्वित होणारी शर्करा जसं की फ्रुक्टोज, ग्लुकोज, सुक्रोज आणि फ्रुक्टोजनचं प्रमाण 6 ते 7% अधिक असतं. पेरणीसाठी शेतकरी अशा चारा पिकांचा वापर करू शकतात ज्याच्या धांड्याच्या रसात गोडवा किंवा शर्करेचं प्रमाण अधिक असतं, जसं की मक्यामधील आफ्रिकन टॉल, प्रताप मका चरी 6, J1006, HQPM 4, पंजाब मका हायब्रिड 1, प्रताप हायब्रिड मका 3 इत्यादी. ज्वारीमध्ये पंतचरी 5, पंतचरी 6, HJ 541 आणि CSH 24 MF. ओट्समध्ये UPO 212, JHO 822, केंट, OL 10 इत्यादी. बार्लीमध्ये RD 2035, RD 2552, तसंच RD 2715 आणि गव्हामध्ये लांब सडक C 306, PBW 343, PBW 550, RAJ 3765, HD 2967 इत्यादी. सायलेजची गुणवत्ता योग्य कृषी पद्धतीनं पिकवलेला चारा तसंच कापणीच्या वेळची उपयुक्त परिपक्व अवस्था म्हणजेच ओलावा आणि शुष्क पदार्थांची पुरेशी उपलब्धता यावर अवलंबून असते. मका भारतामध्ये सायलेज तयार करण्यासाठी सर्वात आदर्श पीक आहे. हे वर्षभर खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी मोसमात पिकवता येतं. सायलेज तयार करण्यासाठी मक्याच्या पिकाची पेरणी सरींमध्ये 60 सेंटीमीटरचं अंतर आणि रोपांमध्ये 25 सेंटीमीटर अंतरावर केली पाहिजे. मक्याची अर्धपक्व अवस्था म्हणजे कणीस भरण्याच्या अवस्थेत कापणी केली पाहिजे. पीक आवश्यक ओलावा असलेल्या अवस्थेत कापण्यासाठी अगोदर त्याचा नमुना घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाते आणि मग शुष्क पदार्थांचं प्रमाण ठरवल्यावर चारा वाळवण्यासाठी लागणारा कालावधी निश्चित केला जातो. यामध्ये शुष्क पदार्थांचं प्रमाण 30 ते 35% या दरम्यान असलं पाहिजे, कारण ओल्या चाऱ्यामुळे सायलेज खराब होऊ शकतं आणि जास्त कोरडा चारा नीट दाबता येत नाही. उदाहरणार्थ मक्याची कापणी दाण्यांमध्ये 2.5 दूध लाईन या अवस्थेत करू शकतो. ते कणीस मधून तोडून दाणा बघून ठरवता येऊ शकतं. मक्याच्या दाण्यामध्ये जेव्हा दूध लाईन अर्धी असते तेव्हा सायलेजसाठी मक्याची कापणी करण्यासाठी योग्य वेळ असते. शेतकरी ब्रिक्स रिफ्रॅक्टोमीटरचा वापर करूनही रोपांमधील
कणसाच्या खाली धांद्याला मधून कापून ज्यूस काढण्यासाठी दाब दिला जातो. ज्यूसचे काही थेंब ब्रिक्स रिफ्रॅक्टोमीटरच्या लेन्सवर टाकून रिफ्रॅक्टोमीटर सूर्यप्रकाशाच्या बाजूने ठेवून रीडिंग नोट करून घेतात. 7% जास्त रीडिंग सायलेज किण्वन प्रक्रियेसाठी शर्करेची पुरेशी उपलब्धता दर्शवते. सायलेज तयार करण्याचा दुसरा सर्वात महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणजे चाऱ्याची कापणी. गुणवत्ता असलेलं सायलेज तयार करण्यासाठी चाऱ्याची कापणी हाताने किंवा मशीनने केली जाते. कापून ठेवलेलं पीक एक दिवस शेतामध्ये तसंच ठेवून दिलं जातं, जेणेकरून त्यामधलं ओलाव्याचं प्रमाण अनुकूलित व्हावं आणि शुष्क पदार्थांचं प्रमाण 35% व्हावं, शिवाय शर्करेची घनता वाढावी. त्यानंतर पिकाची 1 ते 2 सेंटीमीटर कुट्टी केली जाते आणि त्यासाठी विविध प्रकारची वीज, डिझेल आणि ट्रॅक्टर चलित पॉवर चॉप कटर किंवा चॉपर लोडरचा उपयोग केला जाऊ शकतो. जर शेत खूप मोठं असेल तर शेतकरी चारा हार्वेस्टरचा उपयोग सुद्धा करू शकतो. त्यामुळे चाऱ्याची कापणी, कुट्टी करणे आणि ट्रक किंवा ट्रॉलीमध्ये भरणं अशी कामं एकाच वेळी होतात. यामध्ये वेळ आणि श्रमांची बचत होते. NDP 1 अंतर्गत सायलेज तयार करण्यासाठी दूध संघ विविध राज्यांमध्ये पशुपालकांना भाडे तत्वावर निरनिराळ्या प्रकारची चारा कापण्याची मशीन्स उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे दरवर्षी या क्षेत्रांमध्ये पशुपालक अधिक प्रमाणात सायलेज तयार करत आहेत. सायलेज तयार करण्यासाठी लागणारी खास जागा, खड्डे किंवा जे भराव तयार केले जातात त्यांना सायलो म्हणतात. सपाट सायलो बंकर, HDPE बॅग आणि बेलर आवरण यासारख्या संरचना सायलेज तयार करण्यासाठी सर्वात योग्य असतात. सपाट सायलो बंकर सायलेजच्या दीर्घकालीन साठवणुकीसाठी सर्वात माफक आणि लोकप्रिय पद्धत आहे. सायलो बंकर विधी अधिक प्रमाणात मध्यम आणि मोठ्या डेअरी शेतकऱ्यांकडे तसंच डेअरी आणि वीर्य उत्पादन केंद्रांवर अधिक उपयुक्त आहे. सपाट सायलो बंकर निर्मितीसाठी सिव्हिल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्टचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. सायलो बंकर जमिनीच्या पृष्ठभागावर कॉन्क्रीटचे आवरण करून 1% उतार ठेवला जातो, ज्यामुळे सायलेज मधील गाळ आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा होतो. सर्वसाधारणपणे सायलो बंकरची साठवणुकीची क्षमता 15 पासून 250 मेट्रिक टन इतकी असते. 15 मेट्रिक टन सायलेज 24 घनमीटर क्षेत्रफळाच्या सायलो बंकरमध्ये संग्रहित करता येऊ शकतं, ज्याची 6 मीटर लांबी, 4 मीटर रुंदी आणि 1 मीटर उंची असेल. 250 ते 500 मेट्रिक टन क्षमता असलेल्या सायलो बंकरमध्ये 3 ते 5 मीटर उंची असलेल्या कॉन्क्रीटच्या भिंती 5 ते 15% झुकलेल्या असतात. यामुळे भिंतीच्या बाजूने चारा व्यवस्थित दाबता येऊ शकतो. सायलेज तयार करण्यासाठी HDPE बॅगचा उपयोग सुद्धा करतात, ज्यामध्ये 50 ते 500 किलो पर्यंत सायलेजची साठवणूक करता येते. HDPE बॅग सहज उचलता येते आणि ने-आण करायला सोपी पडते. शिवाय विक्रीसाठी सायलेज दूरच्या क्षेत्रातल्या डेअरी शेतकऱ्यांसाठी सहज उपलब्ध करून देता येतं. सायलेज तयार करण्यासाठी कुट्टी केलेला चारा सायलो बंकरमध्ये पातळ थरांमध्ये पसरून व्यवस्थित दाबला जातो. इथं चारा अगदी नीट दाबणं अतिशय गरजेचं असतं, कारण त्यामध्ये हवा राहता कामा नये, नाहीतर सायलेज खराब होऊ शकतं. सायलो आधी मागून भरायला सुरुवात करतात आणि मग चारा उतारावरून पसरवला जातो आणि त्यानंतर मागून दाबला जातो. भिंतींच्या उंचीपेक्षा अधिक चारा भरता कामा नये. सायलेजच्या वरच्या भागामध्ये बुरशी रोखण्यासाठी प्रोपियोनिक आम्ल 0.2% आणि 1 किलो मीठ प्रति वर्ग मीटर असे सुरक्षात्मक थर व्यवस्थित लावून प्लास्टिकची चादर अंथरून सील केले जातात. सायलेजवर प्लास्टिकच्या चादरीचा थर हे निश्चित करतो की सायलेजमध्ये हवेचा प्रवेश होणार नाही आणि खास करून वरचा भाग खराब होण्यापासून वाचवता येईल. प्लास्टिकच्या चादरीवर दाब देण्यासाठी वजनदार वस्तू जसं की जुने टायर, चपटे दगड, टाईल्स, कोरडा चारा अशा प्रकारचे वजन ठेवलं जातं. काही दिवसांनंतर सील केलेल्या चाऱ्यामध्ये 65 ते 70% ओलावा आणि ऑक्सिजन रहित स्थितीमध्ये चाऱ्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड जीवाणू काम करायला सुरुवात करतात, जे चाऱ्यामधली उपलब्ध शर्करा लॅक्टिक आम्लामध्ये रूपांतरित करतात. त्यामुळे चारा सायलेजच्या रूपात परिवर्तन व्हायला सुरुवात होते. सील केलेल्या चाऱ्यामध्ये
किण्वन म्हणजेच लॅक्टिक आम्ल तयार व्हायची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 21 दिवस लागतात. 21 दिवसांनंतर जेव्हा सायलेज मध्ये लॅक्टिक ऍसिड अधिकतम प्रमाणात तयार होतं तेव्हा किण्वन प्रक्रिया बंद होते आणि स्थिर टप्पा सुरू होतात. ते सायलेज यथास्थितीत राहण्यासाठी मदत करतात. लॅक्टिक आम्लाच्या निर्मितीमुळे सायलेज सुरक्षित राहतं आणि लॅक्टिक आम्लाचं पुरेसं प्रमाण सायलेजला दीर्घकाळ संरक्षण देण्यासाठी मदत करतं. आवश्यकता भासल्यास साधारणपणे 45 दिवसांनंतर सायलेज खाऊ घालण्यासाठी उघडता येऊ शकतं. चांगली गुणवत्ता असलेल्या सायलेजचा रंग पिकापेक्षा हलका हिरवा किंवा तपकिरी किंवा सोनेरी असू शकतो. त्यामध्ये कोणतीही बुरशी नसते आणि आंबटसर पण सुखद असा गंध असतो. या सायलेजची चव आंबटच असते, पण ती पशूंना फार आवडते. शिवाय ते त्यांना सहज पचतं. दररोज एका पशुसाठी सायलेज सकाळ संध्याकाळ 10 ते 15 किलो या प्रमाणात इच्छेनुसार खाऊ घालता येऊ शकतं. साठवणुकीच्या वेळी जर सायलेज हवा किंवा पाण्याच्या संपर्कात आलं तर त्याचा रंग तपकिरी होतो आणि त्याचा गंध कॅरेमल सारखा येतो. पण तरीही ते पशूंना खायला देऊ शकतो. समजा बेजबाबदारपणामुळे साठवणुकीच्या वेळी सायलेज मध्ये अधिक हवा गेली आणि तापमान 40 डिग्री पेक्षा अधिक होऊन त्यामध्ये बुरशी तयार झाली तर सायलेज काळं पडेल आणि मग ते पशूंना खाऊ देण्यासाठी योग्य राहणार नाही. खाऊ घातलं तर काही आजार किंवा इतर कोणतं तरी नुकसान ओढवू शकतं. ओलावा अधिक असल्यास किंवा पावसाळ्यामध्ये सायलेज मधून गडद रंगाचा कचऱ्याचा प्रवाह बाहेर पडतो, ज्याला गाळ म्हणतात. हा गाळ पाण्यामध्ये मिसळला तर प्रदूषण होतं. हा गाळ पाण्यातील विघटनशील ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी करतो, त्यामुळे पाण्यातील जीवजंतूंचं नुकसान होतं. हा गाळ उपयुक्त पद्धतीने वापरण्यासाठी सुरक्षितरित्या एकत्र साठवून गाळाचे 20% प्रमाण पाण्यामध्ये मिसळून ते पिकांवर फवारणीसाठी वापरू शकतो. उच्च गुणवत्तेचं सायलेज तयार करण्यासाठी प्रयोगशाळेमध्ये विश्लेषण करून घेणं आवश्यक आहे. सायलेजच्या निरनिराळ्या भागांमधून छोटे छोटे नमुने घेऊन एका बादलीत मिसळून प्रयोगशाळेत विश्लेषण केलं पाहिजे, जेणेकरून त्याचा पीएच म्हणजे सामू मोजता येऊ शकेल. जर पीएच 3.5 ते 4.2 मध्ये असेल तर सायलेजची गुणवत्ता खूपच चांगली आहे. जर 4.3 ते 4.8 च्या मध्ये असेल तर मध्यम आहे आणि जर 4.9 च्या वर पीएच असेल तर गुणवत्ता खराब आहे. पीएच व्यतिरिक्त सायलेज मध्ये असलेले पोषक तत्व जसे की प्रथिन, कच्ची फॅट, तंतुमय पदार्थ, ऍसिड, अविघटनशील राख इत्यादी सर्व घटकांचं विश्लेषण केलं पाहिजे. मक्याच्या सायलेजमध्ये सरासरी प्रोटीन 9.5%, फॅट 1.3%, तंतुमय पदार्थ 30% आणि ऍसिड अविघटनशील राख किंवा सिलिका 3.6% असतात. सद्यस्थितीत राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड आनंदद्वारे आणंद जिल्ह्यातल्या मुचकुवा गावातल्या सहकारी दूध संस्थेवर कमी खर्चात व्यावसायिक पद्धतीनं सायलेज उत्पादन मॉडेल प्रोत्साहित केलं जात आहे. या मॉडेलमध्ये गावातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सहकारी दूध संस्था सायलेज बनवण्याचे आणि विकण्याचे काम करीत आहे. निश्चित खरेदीवर शेतकऱ्यांकडून ज्वारी आणि मक्यासारखी पिके घेतली जात आहे. सायलेज तयार करण्याच्या योग्य अवस्थेत शेतकऱ्यांकडून हिरवा चारा 1.5 ते 2 रुपये प्रति किलो ह्या दराने विकत घेतला जात आहे. हिरवा चारा ट्रॅक्टर चलित चॉपर लोडर चारा कापणी मशीनने कुट्टी करून 50 किलोग्रॅम HDPE सायलेज बॅग मध्ये भरला जात आहे आणि किण्वन क्रिया पूर्ण करण्यासाठी तो व्यवस्थित संग्रहित केला जातो. साठवणुकीच्या वेळी बॅगेचं होणारं नुकसान वाचवण्यासाठी सावधता बाळगली जाते. सायलेज तयार करण्यासाठी सरासरी खर्च प्रति किलो 5 रुपये येतो. 45 दिवसांनंतर शेतकऱ्यांना हे 6 रुपये किलो दराने विकलं जातं. चाऱ्याच्या उत्पादनापासून सायलेज तयार करण्यापर्यंत सगळी कामं मुचकुवा सहकारी दूध संस्थेद्वारे संचलित केली जातात. उत्तम गुणवत्ता असलेल्या सायलेजमुळे या क्षेत्रात चाऱ्याची कमतरता भरून काढायला मदत होते आहे. देशभरात सहकारी दूध संस्था आधारित व्यावसायिक सायलेज उत्पादन मॉडेलचा विस्तार होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आवक अनेक पटीने वाढू शकेल. गावांमध्ये रोजगार निर्मिती करायला आणि देशभरातील चाऱ्याची कमतरता भरून काढायला सहकार्य मिळेल. भारतीय शेतकरी कमी खर्चात सायलेज तयार करून आणि ते आपल्या पशूंना खाऊ घालून पशूंच्या आरोग्यामध्ये उत्पादकतेमध्ये तर सुधारणा होईलच,
शिवाय शेतकऱ्यांच्या कामाला सुद्धा अनेक ड्रिपला टक्कर दिली साधारण. सायलेजच्या खड्या उत्पादन आणि वितरणामुळे देशभरातील हिरव्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर आणि दुधाच्या कमतरतेच्या समस्येवर उपाय मिळेल. तेव्हा चला सगळे पशुपालक मिळून सायलेज तयार करूया, नाही सायलेजचा तर ती प्रसार करूया ॲसिड आहे आणि पशुपालनाला अधिक लाभ करून देऊया. चैनल पे पैसे मेरा प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का, लेबर का, शॉपिंग का सारा खर्चा है। तो चारा का 4 रुपये कॉस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बाहर से परचेस करके प्रोडक्शन होता तो मेरा 2 रुपये 2.5 रुपये किलो आता, 3.5 के अंदर मेरा टाइम बनकर चला गया। लेकिन 4 रुपये 95 पैसे, 4 रुपये तो फिर बाद में चारा खरीद के लाने का ही पड़ता। अगर आप लोग बनाएंगे तो आप 3, 3.5, 4 रुपये के अंदर साइज बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में अगर सेल करना है तो आप अच्छा खासा कंपटीशन के साथ में सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको मार्जिन मिल जाएगा।